तो भाई आज हम आप लोगों को ह्यूमन लर्निंग, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है सेकेंड सेमेस्टर में। लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए सारा कंटेंट तैयार करा है, जिसमें भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप करवा दिया गया है। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों से पूछे जाएंगे। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई अभिप्रेरणा की जो मानवतावादी उपागम है, इस उपागम के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर मोटिवेशनल एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो भाई अभिप्रेरणा का मानवतावादी उपागम होता है, ये किस तरह से भाई व्यक्तियों की इच्छाओं को बताने का काम जो है वो करता है। ये चीज हमें भाई एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेन करनी है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, कि भाई अभिप्रेरणा का मानवतावादी उपागम क्या होता है, किस तरीके से भाई व्यक्तियों की जरूरतों को बताने का काम करता है, उनकी इच्छाओं को बताने का काम करता है। यही चीज हमें अपने एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन के अंदर समझानी है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यह अभिप्रेरणा का मानवतावादी उपागम या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन, इसका मीनिंग क्या है, ये होता क्या है भाई, है क्या ये चीज, है ना। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो भाई ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन होती है या फिर अभिप्रेरणा का मानवतावादी उपागम होता है, ये एक ऐसी थ्योरी है या फिर एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ये मानता है कि भाई जो हर व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति होता है, जितने भी लोग होते हैं ना, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं भाई अपनी कुछ भाई क्षमताओं को या फिर कह लो भाई पोटेंशियल को डेवलप करने की, समाज में एक रिस्पेक्ट प्राप्त करने की, है ना, लाइफ में भाई कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की, या अलग अलग चीजें प्राप्त करने की कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है, एक डिजायर होती है कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें होंगी, है ना। ये जो डिजायर होती है ना, इसी डिजायर को पूरा करने की जो इच्छा होती है, इसी को भाई अभिप्रेरणा का मानवतावादी उपागम कह लो या फिर भाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन कह लो। अब आता है भाई कि व्यक्तियों की जरूरतों और इच्छाओं को संबोधित करने का तरीका। ये जो भाई मैंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन बताया है, किस तरीके से भाई व्यक्ति की इच्छाओं को और जरूरतों को कहीं ना कहीं संबोधित करने का एक तरीका या फिर किस तरीके से बताने का काम करता है ना। द वे टू एड्रेस द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, किस तरीके से बताने का काम करता है, किस तरीके से संबोधित करने का काम करता है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आता है भाई शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति या फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकली नीड्स। भाई देखो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग कह लो या फिर मानवतावादी उपागम के अकॉर्डिंग कह लो, एक व्यक्ति की सबसे पहली और उसकी मूलभूत जो शारीरिक आवश्यकता होती है वो क्या होती है भाई, उसको भाई खाना पीना मिले, है ना, अच्छे खासे कपड़े मिले, एक रहने की जगह मिले, एक अच्छी नींद मिले, एक अच्छी हेल्दी लाइफ मिले। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेसिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति की। सबसे पहली एक फिजिकली अगर नीड देखी जाए तो जब व्यक्ति की, जब पर्सन की कहीं ना कहीं ये बेसिक नीड मिल जाती है, उन्हें ये आवश्यकता पूरी करवा दी जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अपर लेवल की या फिर इससे ऊपर लेवल की जो भाई उसकी नीड होती है, व्यक्ति उन चीजों पे ध्यान देना काम जो है वो करता है। तो सबसे पहली जो बेसिक नीड होती है वो नीड हमने यहाँ पे आपको बताई, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सबसे बेसिक नीड आती है कि भाई खाना पीना, रहना, सोना, ये सारी जो नीड होती है, ये नीड कहीं ना कहीं व्यक्ति की पूरी करवाई जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है भाई सुरक्षा की आवश्यकता या फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। भाई हर व्यक्ति देख लो, वो फिजिकली, इमोशनली और सोशली, इसके साथ साथ इकोनॉमिकली जो सिक्योरिटी होती है, उस तरह की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं वो चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई उसकी लाइफ की सुरक्षा दी जाए, ना, उसके इमोशन की कदर रखी जाए, सोसाइटी में उसका एक सम्मान हो, सोसाइटी में उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा करी जाए, ना। इसके साथ साथ एक इकोनॉमिकली भाई उसे रोजगार दिया जाए ताकि वो पैसे से कमा सके, ना। तो इस तरह की अलग अलग तरीके की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है। तो जो मानवतावादी उपागम होते हैं, जो भाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, ह्यूमनिस्टिक मोटिवेशनल अप्रोच होती है, इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं भाई एक सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट होता है, एक सुरक्षा वाला जो एनवायरनमेंट होता है, वहां पे कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास आता है, कहीं ना कहीं स्थिरता आती है, ना, कहीं ना कहीं संतोष आता है। भाई अब सब सिंपल सी बात है,
अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तभी तो वहां पर आप कुछ कर पाओगे, तभी तो आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट या फिर अपना विकास जो कर पाओगे। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा शोर शराबा है, आपकी लाइफ की कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो आप कहाँ से डेवलप कर लोगे, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं भाई सुरक्षा की भी आवश्यकता जो है वो, सिक्योरिटी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पड़ती है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा विकसित करने के लिए। फिर आता है भाई प्रेम और संबंधों की आवश्यकता, द नीड फॉर लव एंड रिलेशनशिप। देखो मनुष्य कहीं ना कहीं एक सोशल क्रिएचर है, एक सामाजिक प्राणी है, उसे कहीं ना कहीं प्रेम भी चाहिए, स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, है ना। दूसरों द्वारा स्वीकार की जाने वाली कहीं ना कहीं सारी आवश्यकताएं चाहिए, मतलब सब कोई चाहता है कि भाई कोई हो जो हमें समझे, है ना, जिसे हम समझे, कोई हमसे प्रेम करे, कोई किसी से हम प्रेम करे, ना सब कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं सारी चीजें, ठीक है, सब चाहते हैं कहीं ना कहीं उनसे प्यार करे, कोई कोई ना कोई उनसे भाई स्नेह करे, कोई ना कहीं अपनापन महसूस करा, है ना, सब ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं, ठीक है। ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, वो ये मानता है कि कहीं ना कहीं भाई एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी हेल्दी फैमिली लाइफ हो गई, एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप हो गई, है ना, एक अच्छा सोशल कनेक्शन हो गया, ये जो चीजें होती है कहीं ना कहीं वही व्यक्ति को इमोशनली मजबूत करने का काम जो है वो करती हैं। व्यक्ति की एक इमोशनली जो नीड होती है उसे कहीं ना कहीं पूरा करने का काम जो है वो करती है। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों का समर्थन प्राप्त करता है, दूसरों से रिस्पेक्ट प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता है, और कहीं ना कहीं भी अपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो कार्य है, जो काम है, जो वर्क है उसके, उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस जो है वो हासिल करता है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आता है भाई आत्मसम्मान की आवश्यकता या फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स। और देखो हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं भाई उसकी योग्यताओं की, उसकी उपलब्धियों की, है ना, उसके प्रयासों की कहीं ना कहीं हर मतलब सब कोई चाहते हैं कि भाई हमारी तारीफ, सिंपल सी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी तारीफ हो, आप भी चाहोगे कहीं ना कहीं मेरी तारीफ होती रहे, ठीक है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं उसकी तारीफ हो, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, उसके घर परिवार के अंदर, उसके आसपास के एनवायरमेंट में जहाँ पे वो रहता है, हर जगह कहीं ना कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई उसकी तारीफ होती रहे, ठीक है। मानवतावादी कहीं ना कहीं अप्रोच के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सम्मान, प्रशंसा और सामाजिक मान्यता कहीं ना कहीं व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या करने का काम करती है, उसे कॉन्फिडेंस देने का काम जो है वो करती है, ठीक है। ये जो भावना है, ये जो इमोशन है, कहीं ना कहीं उसे नए लक्ष्यों को कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं कि भाई अगर देख, सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई काम करा, सोसाइटी ने आपकी कहीं ना कहीं सराहना की, है ना, आपके लिए ताली बजाएगी, भाई आपने बहुत अच्छा काम करा, इससे क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आप आगे भी और अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा आता है भाई आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। देखो मानवतावादी अप्रोच के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो आत्म साक्षात्कार है, अपने आप को जानना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नीड है एक व्यक्ति की, ठीक है। पहले सबसे पहले व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मीनिंग होता है कि भाई व्यक्ति को अपनी प्रतिभाओं को, भाई वो क्या कर सकता है, उसकी क्या स्किल है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है ना, किन कामों को करना चाहता है जीवन में, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किन चीजों को करने से उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इन चीजों को जानना कहीं ना कहीं भाई उसके लिए एक आत्म साक्षात्कार होता है, ठीक है। व्यक्ति को अपने आप को समझना, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्किल को, अपनी क्या नाम है, सेटिस्फेक्शन को, सारी चीजों को समझना ही कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार जो है वो होता है, ठीक है। फिर आता है भाई स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता की आवश्यकता, नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। देखो मानवतावादी अप्रोच के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं लेने और स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा रखता है। मतलब हर कोई ये चाहता है कि भाई मेरी लाइफ, मेरे डिसीजन, मेरा मन करेगा मैं ये करूंगा, मेरा मन करेगा ये करेगा, मतलब हर कोई यही चाहता है मेरे लिए, ठीक है। हालांकि होता नहीं है, जो हमारे बहुत सारे जो डिसीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के थ्रू लिए जाते हैं हमारी लाइफ में, है ना। बहुत सारे अलग अलग डिसीजन होते हैं, कुछ डिसीजन हम खुद लेते हैं, कुछ डिसीजन हमारे फैमिली के थ्रू या फिर हमारे कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं लिए जाते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हर व्यक्ति यही चाहता है कि डिसीजन लेने जो भी है वो कहीं ना कहीं हमारी उस पर बिल्कुल स्वतंत्रता हो, हम अपनी इच्छा से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिसीजन जो है वो ले सकते, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो स्वायत्ता होती है, जो ऑटोनॉमी होती है, उसकी जो भावना होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, रचनात्मकता को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। जब उसे कहीं ना कहीं अपनी रुचियों के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में कार्य करने का जो मौका मिलता है, जो चांस मिलता है, उससे कहीं ना कहीं उसकी जो आंतरिक प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अधिक ज्यादा कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कहीं ना कहीं समर्पित जो है वो हो जाता है, ठीक है। ये चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं भाई व्यक्तिगत विकास एवं रचनात्मकता की आवश्यकता, नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी।
मैं देखो मानवतावादी अप्रोच के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं, कौशल और रचनात्मकता क्षमताओं को कहीं ना कहीं निरंतर या फिर कंटिन्यूसली डेवलप जो है वो करता रहता है। नई नई चीजें सीखना, एक्सपीरियंस प्राप्त करना, स्वयं को कहीं ना कहीं और ज्यादा बेटर करना की जो मोटिवेशन होती है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर होती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं आज से और ज्यादा बेटर होता जाऊं, ठीक है। बट अलग अलग चीजों के कारण, कुछ ना कुछ चीजों के कारण कहीं ना कहीं वो चीजें रह जाती है, वो बात अलग है। जब व्यक्ति अपनी कहीं ना कहीं रचनात्मकताओं को अभिव्यक्त कर पाता है और निरंतर कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं से भाई आत्मसंतोष, उपलब्धि की जो भावना है वो कहीं ना कहीं मिलती है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो ये आता है भाई कि जो मानवतावादी उपागम है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इनका महत्व क्या है। इनके महत्व को हम यहाँ पर अच्छे से अब समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई व्यक्तित्व के समय विकास में सहायक, हेल्पफुल इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। भाई मानवतावादी उपागम कहीं ना कहीं व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक कहीं ना कहीं अलग अलग पक्षों को, अलग अलग एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं भाई डेवलप करने का काम जो है करता है, ठीक है। ये केवल बाहरी उपलब्धियों को महत्व नहीं देता, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक कहीं ना कहीं जो स्किल है, आंतरिक जो कहीं ना कहीं क्षमताएं हैं और जो गुण है, उनको भी कहीं ना कहीं डेवलप करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति संतुलित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार व्यक्ति कहीं ना कहीं बनने लग जाता है। इसके अलावा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। देखो यह उपगम कहीं ना कहीं व्यक्ति की उपलब्धियों, योग्यताओं और प्रयासों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देता है। जब व्यक्ति को कहीं ना कहीं सम्मान, प्रोत्साहन और स्वीकार्यता मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं भाई आत्मविश्वास जो हो गया, आत्मसम्मान जो हो गया है ना, कॉन्फिडेंस हो गया, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति कहीं ना कहीं चैलेंज जो मिलने लग जाते हैं व्यक्ति को, उसका कहीं ना कहीं सामना करने लग जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको भाई बहुत काम दी, आप उस काम को करते हो, मैं आपको भाई और ज्यादा सारा और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता हूँ कि हाँ आपने बहुत अच्छा करा, आपने सही से काम करा, तो इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होने लग जाता है कि हाँ मैं आगे और भी ऐसे चैलेंज जो है और भी ऐसे काम जो है वो करने, वो ऐसे काम कर सकता हूँ। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। आंतरिक प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है, एनकरेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कहीं ना कहीं मानवतावादी उपागम कहीं ना कहीं भारी पुरस्कारों और दंडों की अपेक्षा कहीं ना कहीं व्यक्तियों की आंतरिक इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं आकांक्षाओं को प्रेरणा का मुख्य स्रोत मानता है कि जो मोटिवेशन आनी है ना मेरे भाई, वो अंदर से आनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाहर की किसी चीज को देख के कोई मोटिवेशन मिल जाएगी। बाहर की किसी चीज को देख के जो मोटिवेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही होती है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाती है। जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। बट जो अंदर से मोटिवेशन आती है, अंदर से कहीं ना कहीं एक प्रेरणा आती है, वो कहीं ना कहीं भाई लंबे समय तक चल सकती है। वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर सकती है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सकारात्मक संबंधों के निर्माण में सहायक, हेल्प इन बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। और देखो ये जो उपागम होता है, यह उपागम कहीं ना कहीं प्रेम हो गया, लव हो गया, है ना, सपोर्ट हो गया, अपनापन हो गया, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस हो गई, इसको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस जो है वो देता है। परिवार हो गए, मित्र हो गए, शिक्षक हो गए, कलीग्स हो गए, है ना, इनके साथ कहीं ना कहीं भाई एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। सकारात्मक संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाई सिक्योरिटी देते हैं, संतोष देते हैं, कहीं ना कहीं सम्मान जो सोसाइटी में वो भी दिलाने का काम जो है वो करते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन टेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं मानवतावादी उपागम व्यक्तियों की कहीं ना कहीं अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं, क्षमताओं, संभावनाओं को कहीं ना कहीं पहचानने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसके जरिए व्यक्ति भाई अपने आप को समझ सकता है, अपने आप को जान सकता है, अपनी स्किल को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने कौशल को कहीं ना कहीं समझ सकता है। इसके अलावा शिक्षा और कार्य क्षेत्र में उपयोगी, यूजफुल इन एजुकेशन एंड वर्क फील्ड। में देखो ये जो उपागम होता है कहीं ना कहीं शिक्षा तथा कार्यस्थलों को एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाने का काम करता है। शिक्षा और प्रबंधक यदि व्यक्तियों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को समझकर कार्य करे, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर प्रदर्शन, संतुष्टि और उत्पादकता कहीं ना कहीं की जा सकती है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों को भाई संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझना है, जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ठीक है। इस सिद्धांत के अंदर भाई कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी भाई मुख्य अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं को समझना है एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ के जाए, वही सारी चीजें बताने जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई। जो संज्ञानात्मक विकास है उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस की भाई विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उनके स्टेजेस के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, वही सारी चीजें बतानी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को
समझते हैं। सबसे पहले भाई हम जीन पियाजे का परिचय देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू जीन पियाजे, इनको एक बार अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस के कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, इसके अलावा शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो कहीं ना कहीं 9 अगस्त 1896 को कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में न्यू शेटल नगर में कहीं ना कहीं हुआ था। ठीक है, उनका निधन हुआ था 16 सितंबर 1980 को। वे कहीं ना कहीं बाल मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, पियाजे का मानना था कहीं ना कहीं बालक जो है ना जन्म से ही सक्रिय शिक्षार्थी होता है, मतलब बच्चा पैदा हुआ और कहीं ना कहीं तभी से एक स्टूडेंट बन जाता है और तभी से वो कहीं ना कहीं चीजों को सीखने लग जाता है। ठीक है, जो अपने कहीं ना कहीं अनुभव, परिवेश, सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं नॉलेज जो है उसका कहीं ना कहीं निर्माण जो है वो करता है। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों के बौद्धिक विकास को समझने के लिए कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत जो है वो दिया था। इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। सबसे पहला स्टेज होता है संवेदी गतिशील, फिर आता है भाई पूर्व सक्रियात्मकता, फिर आता है भाई मूर्त सक्रियात्मकता और फिर आता है भाई औपचारिक सक्रियात्मकता। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा पड़ा है मैंने। सबसे पहले आता है भाई सेंसरी मोटर, फिर आता है प्री ऑपरेशनल, फिर आता है भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये जो सिद्धांत है भाई कहीं ना कहीं इन्होंने भाई संज्ञानात्मक विकास के लिए दिए थे। अब भाई संज्ञानात्मक विकास जो है ना, इसका मतलब क्या होता है भाई? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है भाई, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या एक्चुअल में? इसका मीनिंग क्या है? ये चीज क्या है? इसे भी तो समझना पड़ेगा हमें। तो भाई देखो, संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा मतलब होता है किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, समस्या का समाधान करने तथा निर्णय लेने की जो मानसिक कैपेबिलिटी होती है, जो मानसिक क्षमताएं होती है, इनका जो क्रमिक विकास होता है, इसी विकास को कहीं ना कहीं भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं भाई चीजें सीखता है कि उसे भाई वो चीजें समझ किस तरह से रहा है, लोगों से बात कैसे कर रहा है, लोगों से तर्क कैसे कर रहा है, समस्याएं जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, डिसीजन किस तरीके से ले रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। ठीक है, यह विकास जो कहीं ना कहीं भाई जन्म से स्टार्ट हो जाता है और पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि आप 40 साल के हो जाओगे तो आप सीखोगे नहीं कुछ, है ना। आप अपनी लाइफ के हर स्टेज के अंदर कहीं ना कुछ चीजें सीखते हुए चलते रहते हो। तो यही चीजें यहाँ पर मैं देखने को मिलती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है जीवन के अपने एंड तक कहीं ना कुछ चीजें सीखते हुए चलता रहता ही है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कह लो, या फिर जीन पियाजे मेन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, या फिर भाई आप लोगों से ये भी आ सकता है कि भाई जीन पियाजे के मुख्य चरण क्या है ना, संज्ञानात्मक विकास के तो चरण, ये चरण भी यही है। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे सारे चरणों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला आता है भाई संवेदी गतिशील अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये होता है भाई जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें ये वाली स्टेज होती है, ये वाली अवस्था होती है। ठीक है, यह संज्ञानात्मक विकास की कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज है। इस अवस्था में या फिर इस स्टेज में कहीं ना कहीं शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों तथा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, इस काल में कहीं ना कहीं वस्तु का विकास होता है, अर्थात बच्चा ये समझने लगता है कि वस्तु दिखाई ना देने पर भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में बनी रहती है। लाइक एग्जाम्पल्स एक बार हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। यदि बच्चे के सामने रखे खिलौने को कपड़े से ढक दिया जाए तो भी लगभग 8 से 12 महीने का शिशु उसे खोजने का प्रयास करता है। मतलब उसे पता है कि अगर चीज कोई नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चीज वो यहाँ पर है नहीं, मतलब चीजों को समझने कहीं ना कहीं अपने आसपास के चीजों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करने लगा है। ठीक है, ये तो भाई पहला स्टेज। फिर आता है भाई सेकंड स्टेज, जो कि भाई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक एज होती है? 2 से लेके 7 वर्ष तक की एज, या फिर 2 to 7 ईयर्स। देखो, इस अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग करना सीखता है तथा प्रतीक और कल्पनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं सोचने लगता है। ठीक है, उसका जो चिंतन है, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है उसकी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेवलप होने का काम जो है ना वो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा भाई इस एज में कहीं ना कहीं बोलना भी सीख जाता है धीरे धीरे करते करते। ठीक है, भाषा कहीं ना कहीं सीखने लग जाता है। लाइक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो भाई, यदि समान मात्रा का पानी 2 समान गिलास में रखा जाए, फिर एक गिलास का पानी लंबे और पतले गिलास में डाल दिया जाए, तो बच्चा मान सकता है कि लंबे गिलास में पानी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वो उसे मतलब इतना भी नॉलेज अभी नहीं होगा, वो चीजों को देख रहा है, देख के अपने इमेजिन बना रहा है कि भाई बड़ी गिलास तो ज्यादा पानी, छोटी गिलास तो कम पानी है ना। इस तरीके से कहीं ना कहीं इमेजिन करने की कोशिश वो करेगा। तो कहीं ना कहीं इमेजिन करने की पावर है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी फेज में डेवलप जो है वो धीरे धीरे होने लग जाती है। इसके अलावा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये भाई 7 से लेके 11 वर्ष तक होती है।
इस अवस्था में कहीं ना कहीं बालक तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, लेकिन उसका चिंतन अभी मूर्त वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभवों तक ही सीमित है। वह संरक्षण, वर्गीकरण तथा क्रमबंध जैसी अवस्थाओं को कहने की मतलब कहीं ना कहीं इस एज के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा तर्क करने वाली फैक्चुअल जो चीजें है ना, वो बोलने की कहीं ना कहीं जो पावर है, वो कहीं ना कहीं क्षमता जो है, वो कैपेबिलिटी जो है, वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाती है। लाइक एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें समझ में अच्छे से आ जाती है। यदि मिट्टी की एक गेंद को लंबे आकार में बदल दिया जाए तो इस आयु को बच्चा समझ सकता है कि मिट्टी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, वो ये कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेगा। इसके अलावा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर देखो, ये संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कहीं ना कहीं किशोर अमूर्त, काल्पनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। वे संभावनाओं और विचार कर सकते हैं, परिकल्पनाएं बना सकते हैं और कहीं ना कहीं जटिल समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। भाई देखो 11 और 11 के बाद जितनी भी उम्र आ जाती है, वो सारी स्टेज में ये वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो मतलब अब व्यक्ति की भाई सोच जो है, माइंड जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, 11 से प्लस करते करते तो भाई चले जाओ 11, 12, 13 है ना, इस तरीके से मतलब चला जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी माइंड जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। उस समय में तो भाई व्यक्ति भाई टफ से टफ पता नहीं क्या क्या चीजें देख लेता है। तो कहीं ना कहीं उसका माइंड इतना डेवलप हो चुका है, कहीं ना कहीं वो कैसी भी सिचुएशन को, कैसी भी चीजों को कहीं ना कहीं हैंडल करने की कोशिश वो आराम से कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल भाई एक किशोर विचार कर सकता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह इस विषय पे कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण चर्चा भी कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? क्योंकि उसका माइंड अब डेवलप हो चुका है। एकदम एक 5 साल के 6 साल के बच्चे को चीजें समझाने लग जाओ, उसके चीजें इतनी जल्दी नहीं पल्ले पड़ेंगी। बट भाई एक 15-16 साल के बच्चे को चीजें समझाने लगोगे तो उसको चीजें समझ में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि अब उसका माइंड जो उस हिसाब से डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब भाई प्याजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भाई जो फीचर्स हैं, उन फीचर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई संज्ञानात्मक संवेदी अवस्था कह लो, सेंसरी मोटर स्टेज कह लो, इसकी 2 विशेषताओं को हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता भाई वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। और देखो इस अवस्था में कहीं ना कहीं शिशु धीरे धीरे समझने लगता है कि वस्तु उसकी आंखों से ओझल होने पर भी बनी रहती है। मतलब ऐसा बच्चे समझने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं वस्तु अगर उन्हें नहीं दिख रही है, कोई चीज वस्तु ने दिखाई गई पहले और फिर उसे वहां से हटा दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु है ही नहीं, बल्कि वस्तु है बट उनकी आंखों से बस उजल कर दी गई, उनको कहीं ना कहीं छुपा दिया गया। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में आने लग जाती है। ठीक है, प्रारंभ में वे छिपी वस्तुओं को भूल जाते हैं, परंतु बाद में उसे खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल खिलौने को कहीं ना कहीं कपड़े से ढक देने पर भी कहीं ना कहीं बच्चा उसे ढूंढने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है वस्तु गायब नहीं हो गई, वस्तु कहीं ना कहीं बस छुपाई गई है कुछ समय के लिए। ठीक है, इसके अलावा अनुकरण की क्षमता या फिर सिमुलेशन कैपेबिलिटी। देखो शिशु कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों व्यवहारों की नकल करना सीखता है, चाहे मुस्कुराना, ताली बजाना, हाथ हिलाना। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा ना, ताली बजवाते हैं कि भाई ताली बजाओ राधे राधे, या फिर बोलना थोड़ा बहुत है ना, ये सारी एक्टिविटी वो बच्चा कैसे सीखता है? उसके आसपास के एनवायरनमेंट से तो सीखता है कि भाई उसके आसपास में क्या चल रहा है, उन्हें देखता है, उन्हें देख के कहने की वैसी नकल करने की कोशिश वो भी करता है। ठीक है, ये 2 विशेषता हो गई। फिर आता है भाई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी क्या विशेषता है भाई? तो इसकी सबसे पहली विशेषता आती है भाई आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्डनेस। देखो इस स्टेज में कहीं ना कहीं बच्चा ये मानने लग जाता है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को वैसे ही देखते हैं, वैसी सोचते हैं, वैसी समझते हैं जैसे कि वो समझता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो भाई बच्चा किसी चित्र को देखकर ये सोचता है कि सामने बैठे व्यक्ति भी वही दृश्य देख रहा होगा। इस स्टेज का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो यही सोचता होगा कि भाई अगर मैं चित्र देख रहा हूँ तो सामने वाला भी चित्र देख रहा होगा। जो मैं सोच रहा हूँ इस चित्र को देख के हो सकता है सामने वाला भी वही चीजें देख रहा होगा, वही चीजें सोच रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा संरक्षण की अवधारणा का भाव, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन। पर देखो बच्चा यह नहीं समझ पाता किसी पदार्थ का आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती। उदाहरण के लिए कहने की समान मात्रा के पानी को लंबे और पतले गिलास में डालने पर बच्चा यह मानने लग जाता है कि लंबे गिलास में पानी आता है। वो भाई सिंपल सी बात है, एक छोटे बच्चे से 6-7 साल के बच्चे से भाई एक चौड़े गिलास में पानी भर के रख दो और एक लंबे गिलास में पानी रख दो, उससे पूछा जाए कि भाई किसमें ज्यादा पानी, तो नॉर्मली लंबे गिलास में ज्यादा पानी होगा, वो यही चूज करेगा। क्यों चूज करेगा? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो लंबा है उसमें ज्यादा पानी, जो छोटा है उसमें कम पानी है ना, इस तरीके से होता है। इसके अलावा मूर्त सक्रियात्मकता अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखो संरक्षण की समझ सबसे पहले इसके अंदर आती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्सेशंस। देखो इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि किसी वस्तु का रूप, आकार या पात्र बदलने से उसकी मात्रा, संख्या, भार नहीं बदलता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए वह पहचान लेता है कि गिलास बदलने पर ही पानी की मात्रा समान रहेगी। अब भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक चौड़ा गिलास था, एक लंबा गिलास था। ठीक है, इस चौड़े गिलास का सारा पानी इस लंबे गिलास में डाल दिया, सारा पानी इसमें आ गया। तो ऐसा थोड़ी हुआ कि पानी की मात्रा बदल जाएगी।
कि पानी इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, ऐसा थोड़ी हुआ। बस गिलास ही तो बदला है, बस पानी की मात्रा तो सेम ही रहेगी, है ना। तो बस यही चीज यहाँ पे देखने थी भाई, यहाँ पे बच्चा समझने लग जाता है कि चीजों की अगर जगहों को बदल भी दिया जाता है तो उसकी जो मात्रा है वो मात्रा कहीं ना कहीं नहीं बदलने वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा वर्गीकरण की क्षमता, क्लासिफिकेशन एबिलिटी, पर देखो बच्चे वस्तुओं की कहीं ना कहीं उनकी क्षमताओं और भिन्नताओं के आधार पर कहीं ना कहीं अलग अलग समय में बांट सकते हैं। मतलब बच्चों को समझ में आने लग जाता है कि भाई ये चीजें अलग अलग इस चीज इसमें आएंगी। लाइक बहुत सारी सब्जियां बच्चों के सामने रख दी जाती है, तो वो इतना तो समझने लग जाते हैं समय कि भाई आलू जो एक जैसी आलू दिख रहे हैं वो इस बार एक उनको मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं, एक जैसी दिखने वाली सब्जियों को अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने की क्षमता जो है, ये कैपेबिलिटी जो है, ये कहने के बच्चों में इस समय तक आ जाती है। इसके अलावा फिर आता है भाई लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 या फिर उससे अधिक वाली। तो सबसे पहले इसमें आता है अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। भाई किशोर उन विचारों पर भी सोच सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता। मतलब अब बच्चों का माइंड 11 के बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। 20-21 साल का लड़का, 22-23 साल का लड़का, है ना, यहाँ तो बच्चों का माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आराम से भाई न्याय, स्वतंत्रता, नैतिकता, अलग अलग टॉपिक जो दुनिया भर के, उन सभी टॉपिकों पे कहीं ना कहीं इजीली सोच सकता है, थिंकिंग रख सकता है, अपने विचार कहीं ना कहीं रख सकता है। इसके अलावा परिकल्पना एवं वैज्ञानिक चिंतन, हाइपोथिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। भाई देखो इस स्टेज में कहीं ना कहीं किशोर विभिन्न संभावनाओं पर विचार करते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं तथा कहीं ना कहीं तर्क और प्रमाण के आधार पर कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालने का काम जो है वो करते हैं। लाइक एग्जाम्पल से सोचे कि वे सोच सकते हैं कि यदि प्रदूषण बढ़ता रहा, भविष्य का प्रभाव कहीं ना कहीं पर्यावरण पे क्या पड़ेगा, है ना, या फिर पर्यावरण का प्रभाव भविष्य पे क्या पड़ेगा, है ना, क्या इम्पैक्ट होने वाले लोगों की लाइफ के ऊपर पर्यावरण का। ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं। कब सोच सकते हैं? जब कहीं ना कहीं उनका माइंड जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। वरना एक आप छोटे बच्चे से 7 साल के बच्चे से जाके पूछो कि भैया एनवायरमेंट, प्रदूषण, ये सब क्या होता है, प्रदूषण का हमारे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसे अभी इतना चीजें समझ में नहीं आएंगी, उसको इतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी। बट सेम आप भाई 20-21 साल के बच्चे से जाके पूछोगे, या एक 17-18 साल के बच्चे से जाके पूछोगे जो स्कूल में पढ़ता है, उससे अगर एनवायरमेंट के बारे में पूछोगे, पर्यावरण के बारे में पूछोगे, भाई प्रदूषण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी से चीजें को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो बस भाई लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों का भाई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी क्या विशेषता, इन विशेषताओं को हमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ जो भाई स्कूल होते हैं वो इन प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में बतानी है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपको वही सारी चीजें बतानी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले भाई इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और देखो प्रतिभाशाली बच्चे कह लो या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन, वो होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनकी जो माइंड है, जो बौद्धिकता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो कुछ बच्चे आप लोगों ने अपने आसपास में ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा तेज होते हैं पढ़ाई में, किसी भी काम को करने में। ठीक है, तो ऐसे तेज बच्चे होते हैं, इन्हीं बच्चों को कहीं ना कहीं भाई प्रतिभाशाली बच्चे या फिर गॉड गिफ्टेड बच्चे कहा जाता है। ठीक है, ये हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, चाहे बौद्धिकता में कह लो, रचनात्मकता में कह लो, कलात्मकता में कह लो, है ना, लीडरशिप में कह लो, हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। ऐसे बच्चे को कहीं ना कहीं भाई गॉड गिफ्टेड बच्चा या फिर प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उनके अंदर सीखने की जो भाई गति होती है, जो स्पीड होती है, जो लर्निंग पावर होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो बच्चे, ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं भाई सीखने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि भैया मुझे सीखना है, मुझे काम करना है। ठीक है, ऐसी भाई जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। अब भाई प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को एक बार हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता आती है भाई उच्च बौद्धिक क्षमता या फिर हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। भाई देखो सिंपल सी बात है, गॉड गिफ्टेड बच्चा, एक अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति, बच्चा जो होगा, सिंपल सी बात है, उसकी भाई जो माइंड है, इसका जो दिमाग होगा वो बहुत ज्यादा तेज होगा। तभी तो सब प्रतिभाशाली बच्चा कह रहे हैं कि भाई उसका दिमाग बहुत तेज है और बाकी बच्चों के मुकाबले, वरना वो भी कॉमन होता है बच्चों की तरह ना, बट कॉमन नहीं है। उसका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेज होगा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेज होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये विशेषता हो गई। फिर आता है तीव्र अधिगम क्षमता या फिर रैपिड लर्निंग एबिलिटी। ऐसे बच्चों के अंदर ना भाई सीखने की जो पावर होती है, जो सीखने की कैपेबिलिटी होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत जल्दी चीजों को एडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को जल्दी सीख, मतलब बहुत सारी नई नई चीजों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एडॉप्ट करने का काम जो है वो करते हैं। मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं सीखने की एक चाहत जो होती है ना,
वो हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा अत्यधिक जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा, एक्सेसिव क्यूरियोसिटी एंड थ्रिस्ट फॉर नॉलेज। तो मतलब आप लोगों ने ऐसे बच्चे देखे होंगे, मतलब जो हर वक्त सर ये कैसे हुआ, सर ये क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है ना। मतलब हर वक्त चीजों को जानने के लिए बैठे ही रहते हैं कि भैया मुझे जानना है ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये चीज क्यों हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है। उनके अंदर जो जानने की इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, क्यूरियोसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो चीजों को समझना चाहते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। रचनात्मकता और मौलिक चिंतन, क्रिएटिव एंड ओरिजिनल थिंकिंग। और भाई प्रतिभाशाली बच्चों में कहीं ना कहीं नवीन विचार उत्पन्न करने तथा समस्याओं के कहीं ना कहीं समाधान खोजने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी होती है। मतलब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपना कुछ बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस स्वतंत्र कार्य करने की प्रवृत्ति या फिर टेंडेंसी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। और देखो प्रतिभाशाली बच्चे प्राय आत्मनिर्भर बनने का काम करते हैं, अपने कार्य को करने की, स्वयं कार्य करने की भाई उनके अंदर एक रुचि होती है कि भैया मुझे अपना काम खुद करना, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। वे अपने विचारों को कहीं ना कहीं, अपने निर्णयों पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, है ना, विश्वास रखते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फ्री या फिर स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं अध्ययन करना पसंद करते हैं। मतलब किसी और का प्रेशर नहीं चाहिए कि भैया कोई आके मुझे सिखा वो करे, नहीं नहीं भाई, कुछ चीजों को सीखूंगा, जब मुझे लगेगा तब मैं कहीं ना किसी और से जाके पूछूंगा, ठीक है। इसके अलावा किसी विषय में रुचि होने पर वे बिना बाहरी प्रेरणा के भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं एकाग्र होकर कार्य कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फोकस करने की जो पावर होती है ना, मतलब किसी चीज के ऊपर फोकस करके काम कर लेना, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं आराम से फोकस करके चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, चीजों से नॉलेज प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो आजकल के बच्चे में कहीं ना कहीं फोकस ही नहीं होता, वो चीजों को भाई ध्यान ही नहीं दे पाते, चीजों पे काम ही नहीं कर पाते, चीजों को पढ़ ही नहीं पाते, चीजों को समझ ही नहीं पाते। जब तक फोकस नहीं होगा तो हम चीजों को समझेंगे कैसे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे में कहीं ना कहीं फोकस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक संवेदनशीलता, लीडरशिप एबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिविटी। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है ना, वो भी बहुत सारी, बहुत फूट फूट के वाली होती है। जिनका माइंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, इंटेलेक्चुअल है कहीं ना कहीं, और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो वही कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है वो कर सकते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि कोई भी आके लीडरशिप कर लेगा, नहीं भाई, कोई भी नहीं कर सकता है। लीडरशिप के लिए भी कहीं ना कहीं नॉलेज की होना, ज्ञान का होना, इंटेलेक्चुअल होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमने यहाँ पे इनकी विशेषताएं देख ली। अब आता है भाई बच्चों में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इन चिल्ड्रन। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो सीखने की एक इच्छुकता होती है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम जो है वो करते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारक, फिजिकल एंड हेल्थ। भाई कोई कितना भी गॉड गिफ्टेड, कोई कितना भी गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, कितना भी भाई प्रतिभाशाली बच्चा हो, अगर भाई इसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिजिकली हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, उसे अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा, उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही, तो वो चीजों को अच्छे से नहीं समझ सकता, वो चीजों को अच्छे से नहीं जान पाएगा, वो चीजों के ऊपर अच्छे से वर्क जो है वो अपना नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी बच्चे की सीखने के ऊपर। एक बच्चा कहीं ना कहीं तभी चीजों को सीख सकता है, तभी चीजों को जान सकता है जब कहीं ना कहीं इसका हेल्थ अच्छी हो, जो फिजिकल बॉडी है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो, ठीक है। बॉडी अच्छी नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, उसका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो चीजों को कहाँ से सीख लेगा, नहीं सीख सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि एवं संज्ञानात्मक क्षमता, इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। देखो बच्चों की कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति, तर्क करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की जो क्या नाम है कैपेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं भाई सीखने की गुणवत्ता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाला बच्चे कहीं ना कहीं नई अवधारणाओं को कहीं ना कहीं जल्दी समझ जाता है ना। जिसका संज्ञानात्मक सिस्टम अच्छा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है अच्छे से, वो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकता है, जान सकता है, और कहीं ना कहीं इसे अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा अभिप्रेरणा एवं रुचि, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखो सीखने के प्रति रुचि और आंतरिक प्रेरणा कहीं ना कहीं सीखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक कोई भी बच्चा है अगर उसके अंदर से सीखने के लिए चाहते नहीं आ रही भाई, हम कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब हमें उस काम को लेके एक इंटरेस्ट आएगा। हम जबरदस्ती उस काम को करेंगे तो कुछ समय के लिए करेंगे, कुछ देर के लिए कर लेंगे, कुछ दिनों के लिए करेंगे, बट हमेशा हम उस काम को नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर उस काम को लेके इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है। अगर इंटरेस्ट बिल्डअप होगा तो हम उस काम को करेंगे भी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया, ठीक है। जब किसी चीज को करने की मोटिवेशन आती है, इंटरेस्ट आता है, तो हम उस काम को कहीं ना कहीं बेटर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट,
तो भाई फैमिली का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। अगर एक बच्चा एक ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ लेकिन डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डेली मार काट होती है, गाली गलौज होती है, तो वहां पे वो बच्चा कहीं ना कहीं उन चीजों को अच्छे तरीके से चीजों को नहीं सीख सकता, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अब सही नहीं बना पड़ा है। इसके अलावा विद्यालय एवं शिक्षा संबंधी कारक, स्कूल एंड टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। देखो विद्यालय की भौतिक सुविधाएं हो गई है ना, डेस्क कैसी है, बोर्ड कैसे हैं, स्कूल में खाना पीना मिलता है नहीं मिलता है, ये सब चीजें हो गई है ना। टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं भाई एक बच्चे को सीखने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपना डालती है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें खराब होंगी, भाई टीचर ही अच्छे नहीं है, तो टीचर ही अच्छी नहीं तो सिखाएगा कौन, है ना। क्लास का एनवायरनमेंट ही नहीं है, बच्चे सारे एकदम अजीब हैं, मतलब पढ़ते लिखते नहीं, लोग लड़ाई झगड़े वाले हैं, तो उस एनवायरनमेंट में बच्चा नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो देखो समाज मित्र समूह, भाषा, संस्कृति, मान्यताएं, सामाजिक अपेक्षा है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं भाई बच्चों को कहीं ना कहीं सीखने में कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट जो है वो डालती है। ठीक है, सकारात्मक सामाजिक संपर्क कहीं ना कहीं बच्चों में सहयोग, संवाद, कौशल और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का काम करता है। लाइक एग्जाम्पल भी लिख रखा है मैंने कि भाई पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिक्षा भ्रमण में भाग लेने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं विविध एक्सपीरियंस जो है वो मिलते हैं, जो उनके ज्ञान और समझ को कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम जो है वो करते हैं। तो बस भाई ये कारक थे जो कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। अब आता भाई बच्चों के डेवलपमेंट में विद्यालय का क्या रोल होता है, द रोल ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे के विकसित होने में कहीं ना कहीं स्कूल की क्या भूमिका होती है, स्कूल क्या रोल प्ले करता है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई बौद्धिक विकास में सहायक या फिर हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देखो विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों के ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता तथा तार्किक चिंतन को कहीं ना कहीं डेवलप जो है वो करता है। भाई स्कूल में जाओगे वहीं से तो आपको नॉलेज मिलेगी, वही आपको कहीं ना कहीं फैक्चुअल बनाने का काम करता है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्टों पे आपकी नॉलेज बिल्डअप होती है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारी चीजें आप कहाँ से समझ सकते हो, कहाँ से सीखते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वहीं से तो आपकी बेसिक नॉलेज गेन होती है ना। बेसिक के बाद फिर आप बड़ी क्लास में जाते हो, फिर आपको एडवांस नॉलेज मिलती है, फिर उससे बड़ी क्लास में जाते हो उससे और एडवांस नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का एक बौद्धिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं स्कूल के थ्रू ही हो पाता है। इसके अलावा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन, प्रमोशन और सोशल डेवलपमेंट। देखो विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों को समूह में रहना, सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, दूसरे के विचारों का कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना, इस तरीके के थॉट जो है वो कहीं ना कहीं सिखाने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा भावनात्मक विकास में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इमोशनल डेवलपमेंट। देखो विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, फेलियर्स का कहीं ना कहीं सामना करना, है ना, ये सारी चीजें भी सिखाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोत्साहन, परामर्श तथा सकारात्मक वातावरण के माध्यम से बच्चे भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं संतुलित और आत्मनिर्भर बनते हैं। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो सिखाने का काम उन्हें करता है। ठीक है, इसके अलावा नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया या फिर मोरल वैल्यूज हो गए, वो कहीं ना कहीं आपको स्कूल ही देता है। मतलब फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन चीजों में, बट स्कूल का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है आपके मोरल वैल्यूज और आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में। ठीक है, आप किस तरह के बच्चे बनोगे, आप लड़ाई झगड़े वाले, आप किस तरह के बच्चे बनोगे, अच्छे बच्चे बनोगे आप, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर भी डिपेंड बहुत ज्यादा करती है। शारीरिक विकास को बढ़ावा, प्रमोट्स फिजिकल डेवलपमेंट। विद्यालय कहीं ना कहीं भाई खेल कूद, योग, व्यायाम तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमताओं को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करता है। ठीक है, नियमित खेल गतिविधियों बच्चों में कहीं ना कहीं टीम की भावना, नेतृत्व क्षमता, कहीं ना कहीं साथ जीवन शैली को कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम जो है वो करती हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व एवं प्रतिभा विकास, पर्सनैलिटी एंड टैलेंट डेवलपमेंट। देखो विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं पहचान कर उनके कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम भी करता है। ठीक है, बहुत से बच्चों में कहीं ना कहीं बहुत सारी छुपी कैपेबिलिटी होती है जो कहीं ना कहीं कभी सामने आती है लोगों के, बट कहीं ना कहीं स्कूल जो होता है वो सारी चीजों पर भी वर्क करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा बच्चों में रचनात्मकता के विकास की सामान्य बाधाएं तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका। जैसे कॉमन ऑब्स्टेकल्स टू डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एंड द रोल ऑफ द टीचर इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट में देने की क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या बाधाएं आती हैं, जिसके साथ साथ एक टीचर भाई कैसे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करता है, वो चीज हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले भाई बच्चों में रचनात्मकता के विकास की सामान्य बाधा है, कॉमन ऑब्स्टेकल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। सबसे पहले आता है भाई कठोर एवं परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली, रिच एंड एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम।
देखो जब शिक्षा प्रक्रिया केवल पाठ्य पुस्तकों रटने और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित हो जाती है, तब बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, नए विचार प्रस्तुत करने के अवसर नहीं मिलते। मतलब आप लोगों को पता है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, सब बुक्स दे रखी है, वो सिलेबस है, उसे रखना है, उसे याद करना है, उसे याद करके उसे पास करना है। जिसकी अच्छे परसेंटेज बन जाती है उसको कहीं सोसाइटी में क्या दिया जाता है, भैया ने बहुत पढ़ा, अब बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। यही होता है, और पता यही होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं जो रटने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। बच्चे कहीं ना कहीं अपना माइंड का यूज करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं किताबों में जो लिखा पड़ा है सिंपली बस उसे याद करा और उसका कहीं ना कहीं आंसर दिया और अच्छे नंबर लिया है। ये वाली जो एक्टिविटी कहीं ना कहीं होने लग जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं बच्चे का खुद का जो माइंड है, खुद का जो दिमाग है, उसका यूज करना कहीं ना कहीं कम कर देते हैं और रटने पे कहीं ना कहीं बिलीव जो है वो करने लग जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक अनुशासन और नियंत्रण, एक्सेसिव डिसिप्लिन कंट्रोल। कभी कभार आप लोगों ने देखा स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हुआ करता है। तो जब कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत देती ही देती है। असफलता का भय, फियर ऑफ फेलियर। तो मतलब आज के समय भाई बहुत सारे लोगों को भाई इसी का डर होता है कि भैया मैं फेल ना हो जाऊं, मैं असफल ना हो जाऊं। ठीक है, बट जब तक हम किसी चीज को करेंगे ही नहीं, किसी चीज को ट्राई नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस चीज को करेंगे तो फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे ना। और कुछ करना पड़ेगा पहले, तभी हम इन चीजों को समझ सकते हैं, तभी हम चीजों को जान सकते हैं। ठीक है, फेल होना पास होना हमारे हाथ में नहीं है, बट इन चीज को करना कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होता है। तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को करके ट्राई कर सकते हैं। फेल होना और पास होना एक बहुत बात की बात हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका, द रोल ऑफ द टीचर इन फोरेस्टिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो इस स्वतंत्र एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण, क्रिएशन ऑफ अ फ्री एंड कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। देखो शिक्षक को कक्षा में कहीं ना कहीं ऐसे एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ बच्चे कहीं ना कहीं बिना डर के कहीं ना कहीं अपने थॉट जो है वो कहीं ना कहीं टीचर के सामने रख सके। ठीक है, खुली चर्चा, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, प्रयोग करने के अवसर, बच्चों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बिल्डअप करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग, यूज ऑफ इनोवेशन टीचिंग मेथड्स। देखो शिक्षक परियोजना कार्य, समस्या समाधान गतिविधियां, भूमिका अभिनय, समूह चर्चा तथा अनुभवनात्मक अधिगम जैसी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जो नई नई मेथड्स है टीचिंग की, उन नए नए टीचिंग मेथड का यूज करके कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर टीचर और बच्चों का एक रिलेशन अच्छा बिल्डअप हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग। तो कहीं ना कहीं देखो आप लोगों ने अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा होगा जो कहीं ना कहीं उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, बट कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो मना कर देते कि नहीं भाई इतना मत जानो, जितना जानना था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मत जानो, बुक के अंदर इतना बताया गया तो मैं तुम्हें आगे क्यों बताऊं, क्या बताऊं। मतलब कहीं ना कहीं मना कर देते, जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर देते। तो ये चीज गलत है। टीचर को कहीं ना कहीं भाई जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है उसको तो कहीं ना कहीं और मोटिवेट करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे नई नई चीजों को जाने समझे और उस पर कहीं ना कहीं वर्क करे। ठीक है, लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। तो भाई हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन के अंदर हमें ये समझना है कि जो बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रक्रियाओं को समझना, उसके अलग अलग उसके प्रोसेस को समझना कहीं ना कहीं भाई अभिभावकों और टीचरों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, क्यों इतना जरूरी होता है, उस चीज को हम कहीं ना कहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उस चीज को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए वही सारी चीजें बताने जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं परिचय देखेंगे इसका और इंट्रोडक्शन देखेंगे। और देखो संज्ञानात्मक विकास का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले ऊपर ही बताया था। ठीक है, किसी भी बच्चे के अंदर जो एक डेवलपमेंट होता है, उसके सोचने, समझने, सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, समस्या का सॉल्यूशन करने की जो ये शक्ति होती है, इस तरह की जो पावर्स होती है, इसका जो एक डेवलपमेंट होता है अलग अलग फेजेस में, उसी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बालक का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, मल्टीफैक्टेड प्रोसेस, इसमें कहीं ना कहीं भाई फिजिकली, सोशली, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य कहीं ना कहीं बालक की सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या का समाधान करने, स्मरण रखने तथा नई नई जानकारियों को एडॉप्ट करने की जो क्षमता होती है, उसी के विकास को कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास है वो कहा जाता है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो आता है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रियाओं को समझना, उनके अभिभावक मतलब उनके पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, उस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि पेरेंट्स
और पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होता है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के डेवलपमेंट में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, आयु एवं विकास स्तर के अनुरूप शिक्षण प्रदान करने में सहायक, हेल्प इन प्रोवाइडिंग एज डेवलपमेंटल लेवल अप्रोप्रिएट टीचिंग। भाई देखो, बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताएं उनकी आयु के अनुसार डेवलप होती है। जैसे कि मैंने 4 स्टेजेस पढ़ी थी ना प्याजे वाली, उसी में आयु के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उनकी संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं एज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डेवलप होती है। यदि शिक्षक और अभिभावक अभिभावक यदि कहीं ना कहीं टीचर्स और पेरेंट्स कहीं ना कहीं विकास के अलग अलग स्टेजेस को समझते हैं, तो बालक की समझ, रुचि और मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं शिक्षण सामग्री, गतिविधि तथा एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं चूज जो है वो कर सकते हैं कि भाई ये इस एज में है तो इस एज में कहीं ना कहीं इस बच्चे को अभी यहाँ पे ये चीजें चाहिए होंगी, इस एज में तो ये चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, कब पता होगी? जब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पता हो, टीचर्स को भी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पता हो, तभी तो बच्चों को कहीं ना कहीं भाई उसी उसी के करंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई इसे क्या चाहिए, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी इसे इसके लिए जानना, वो चीजें कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, 5 वर्ष के बच्चे को गिनती, रंगीन वस्तु के माध्यम से सिखाना आदि कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का माइंड अभी बालक वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला है, खेलकूद वाला है। ठीक है, तो ऐसे में आप सीधे उसे जाके भाई रोमन गिनती सिखा दो, वो करा दो, तो वो थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी, उसे एकदम से नहीं आएंगी। पहले से भाई नॉर्मल काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, वो भी अलग तरीके से सिखानी पड़ेगी, तभी वो चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके अच्छे से सीख पाएगा। इसके अलावा भाई व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। और देखो, प्रत्येक बालक की सीखने की गति, बौद्धिक क्षमता, रुचियां, समस्या समाधान की शैली कहीं ना कहीं अलग होती है। देखो हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं मीड बीच के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक उनके पास नॉलेज होती है। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अलग तरीके का उनका माइंड होता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत धीरे चीजों को सीख जाता है। ठीक है, कोई बच्चा अपने आप बुक को पढ़ के समझ जाता है, कुछ बच्चे भाई कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प के थ्रू चीजें समझते हैं, और अलग तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की समझ कहीं ना कहीं भाई पेरेंट्स और टीचरों को इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने तथा बच्चों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सहायता अवसर प्रदान करने की में सक्षम बनाता है। मतलब अब टीचर को पता है भाई, उनके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नॉलेज है, उन्हें पता है कि भाई हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चा कहीं ना कि भाई हर बच्चे का दिमाग कहीं ना कहीं अलग अलग होता है ना, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत लेट सीखता है। तो कहीं ना कहीं आप टीचर या पेरेंट्स कहीं ना कहीं हर बच्चे को अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था भाई, सब बच्चों को एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, चाहे बच्चों को आता हो चाहे बच्चों को ना आता हो, चाहे बच्चा बहुत अच्छा हो पढ़ने में, चाहे बच्चा खराब हो, सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ना। तो ये थोड़ा खराब है। अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे भाई बहुत एडवांस होते हैं तो उन्हें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं तो उन्हें थोड़ा देर से समझ आता है, तो उनके साथ थोड़ा अलग ट्रीट किया जाना, उन्हें थोड़ा अलग ट्रीट किया जाना चाहिए ना। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। एग्जाम्पल में बाकी लिखा पड़ा, पढ़ना चाहो तो एग्जाम्पल पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है भाई हमारा प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड। अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड होती है, बच्चों को अलग तरीके से चीजों को सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर नॉलेज होगी टीचर्स के पास, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे तरीके से उन्हें किस तरीके से सीखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजों को सिखा सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की जानकारी शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने में सहायता करती है जो बच्चों को कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से सीखने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हो। ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। तो ये चीजें टीचर्स को अगर पता हो, पेरेंट्स को अगर पता हो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें कर सकता है। समस्या समाधान एवं तर्क शक्ति के विकास में सहयोग, हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल। यानी कि जब शिक्षक और अभिभावक या फिर जब टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों की सोचने की प्रक्रिया को समझते हैं, तो वह इन्हें कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने, तर्क करने और वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं बच्चे में कहीं ना कहीं जो एनालिसिस या फिर डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं भाई डेवलप होने लग जाती है। सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। देखो, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं को ज्ञान बच्चों की सीखने संबंधी समस्याओं को प्रारंभिक पहचान करने में सहायक होता है कि भाई सीखने में बच्चों को क्या समस्याएं आ रही है, क्या परेशानी है, बच्चा को क्यों नहीं सीख पा रहा। ये सारी चीज तब पता लग पाती है जब कहीं ना कहीं पेरेंट्स या फिर टीचर्स को कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नॉलेज हो। यदि किसी बच्चे को कहीं ना कहीं स्मृति, भाषा, ध्यान या तर्क से संबंधित करता है, शिक्षक और पेरेंट्स मिलकर कहीं ना कहीं समय रहते कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की सहायता लेकर कहीं ना कहीं कुछ काम कर सकते हैं, है ना। अगर उन्हें खुद ही को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता तो वो इन चीजों पर ध्यान देंगे ही नहीं, कभी, है ना। ये चीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सकारात्मक अभिभावकीय एवं शिक्षक बालक संबंधों का निर्माण, बिल्डिंग पॉजिटिव पेरेंट्स टीचर एंड चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से पेरेंट्स या फिर टीचर्स होते हैं जिनके साथ बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं होता। अब जब रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं तो चीजें को
वो बच्चा या फिर वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं समझने की कोशिश नहीं करेंगे चीजों को, है ना। नहीं बच्चा टीचरों से या फिर पेरेंट्स अपनी चीजों को बताएगा कि मुझे यहाँ पे समस्या आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। नहीं टीचर्स उन चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उन्हें उनकी नजरिए में कहने की वो एक इमेज बना लेते हैं कि बच्चा खराब है, पढ़ने में है ही नहीं, तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीज भी देखने को मिल जाती है। अब आता है भाई संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले आता है भाई संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों से गुजरता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। मैंने आप लोगों पर बताया था, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। वो स्टेजेस कौन कौन सी थी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, तो यहाँ पे दोबारा से वो चीज बताने का मतलब बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेज आप देख लेना। फिर आता है भाई संज्ञानात्मक विकास एक सतत प्रक्रिया भी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो जो संज्ञानात्मक विकास है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम तक होता है, 11-12 साल तक बस फिर खत्म, नहीं भाई, लाइफ टाइम चलता रहेगा। लाइफ टाइम आप चीजों को सीखते हैं, लाइफ टाइम आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है। ये कहना कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया कही जाती है, ठीक है, बस ये याद रखें। इसके अलावा अनुभव एवं पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंस रोल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंट। भाई देखो आपके आसपास का एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस का भी, ठीक है। बच्चों का परिवार, विद्यालय, मित्र समूह तथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उसके कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं अपना एक इम्पैक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट ना हो तो बच्चा अच्छी चीजों को सीख नहीं सकता, ठीक है। ये चीज भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये सीखना और अनुकूलन निरंतर चलते रहना, या फिर लर्निंग एंड एडेप्शन आर कंटिन्यूसली। देखो बालक नई नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्वयं को ढालने का प्रयास करता है, फिर नई जानकारी को अपनाने, पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तथा आवश्यकता अनुसार अपनी सोच में कहीं ना कहीं चेंजेस जो है वो भी करता रहता है। मतलब किसी चीज को लेके पहले किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के थॉट अलग हो सकते हैं, बट आगे चल के जब उसे नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं तो उसके थॉट उस चीज से बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने एक चीज को लेकर जो हमेशा सोच लिया वैसे होगा, नहीं भाई, थॉट है हमारे दिमाग में, हमारी बातें हैं, कहीं ना कहीं बदल भी सकती है। इसके अलावा आता है व्यक्तिगत भिन्नताएं विकास की गति को प्रभावित करती है। इंडिविजुअल डिफरेंस अफेक्ट द पीस ऑफ डेवलपमेंट। देखो सभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समान नहीं होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते, कुछ बच्चे देर से सीखते, ठीक है। उनकी बुद्धि कहने की रुचियां, सीखने के अवसर तथा सामाजिक अनुभव अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब भाई उनका दिमाग भी सबसे बड़ी बात, सबका माइंड अलग अलग होता है ना। उसके बाद उनकी रुचियां, सबकी रुचियां भी अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग चीजों में हो सकता है, ठीक है। और सबको मौके भी नहीं मिलते सीखने के। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर भी कहने की, बहुत सी चीजों को देखने पे ये फैक्टर भी कहने की देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चरणबद्ध एवं सतत दोनों दृष्टिकोण पर परस्पर पूरक है। बोथ फेस्ड एंड कंटिन्यूसली अप्रोच आर कम्प्लीमेंट्री। तो देखो संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए कहने के चरणबद्ध और सतत दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। पियाजे का सिद्धांत विकास के प्रमुख पड़ावों को स्पष्ट करता है कि भैया पहले ये स्टेज आएगा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, फिर इसका ये स्टेज आएगा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, फिर ये स्टेज आएगा, फिर ये स्टेज आएगा। इस तरीके से कहने की 4 स्टेज देखने को मिल जाते हैं। जबकि जो आज का करंट है, करंट का जो टाइम पीरियड है, करंट का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें कहीं ना कहीं क्रमिकता और पर्यावरण प्रभावों पर बल देता है कि मतलब भाई आप कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हुए चलते चले जाते हैं, ठीक है। कोई स्टेजेस बीच में नहीं आती। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक योगदान। वायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में। भाई देखो वायोगोस्की एक थिंकर था, इसका क्या सिद्धांत था उस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे से समझने वाले, ठीक है। सबसे पहले भाई हमें इनका परिचय पता होना चाहिए, इनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इनका परिचय भी लिख रखा है, इनके परिचय को एक बार देख लेते, ठीक है। इनका पूरा नाम था भाई लेव सैम्योविच वायोगोस्की। इनका जो टाइम पीरियड है 1896 से 1934 का। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें कहने के आधुनिक शिक्षक मनोवैज्ञानिक के प्रमुख विचारकों में गिना जाता है, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 17 नवंबर 1896 को हुआ था, वो भी रूस में हुआ था, ठीक है। वायोगोस्की ने कहने की बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास, भाषा, सामाजिक अंतरक्रिया के इंपॉर्टेंस पे कहने की बहुत ज्यादा बल दिया, ठीक है। उन्होंने कहने की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कहने की बालकों का भौतिक विकास मुख्यतः समाज, कल्चर, भाषा, एक्सपीरियंस, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उनके द्वारा प्रतिपादित समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD और सहारा प्रदान करना, स्काफोल्डिंग जैसी अवधारणा, मतलब इन्होंने 2 विचार दिए, वो दोनों विचार ये हैं। इनकी जो अवधारणा ये कहने की बहुत ज्यादा समाज में मानी जाती है, ठीक है। पानी दे देना जरा। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे भाई सांस्कृतिक ज्ञान एवं अनुभवों के हस्तांतरण का माध्यम है। कल्चर इज अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो देखो वायोगोस्की के अकॉर्डिंग ना हर समाज, हर सोसाइटी के अपनी कहने की कुछ कल्चर होते हैं, कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, कुछ अपनी भाई बिलीफ्स होते हैं, कुछ अपनी भाई मोरल वैल्यूज होती हैं। और ये जो सोसाइटी होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो कल्चर, परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये सारा ज्ञान कहीं ना कहीं, ये सारा नॉलेज कहीं ना कहीं अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जो है वो
करती है। सोसाइटी क्या करती है, जो भी उनके रिचुअल्स है, जो भी उनके पूजा पाठ, जो भी उनके कहने के रिचुअल्स है, जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनकी मान्यता है, वो सारी बिलीफ कहने की अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं। बच्चे परिवार और समाज के सदस्यों के साथ कहने की जब कनेक्शन में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो संपर्क में आने के माध्यम से कहने की सांस्कृतिक एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं वो सीखते हैं। मतलब आपके भी मतलब आप जहां भी रहते होंगे वहां पे आपके अलग अलग कुछ रिचुअल्स होते होंगे, है ना, कुछ अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे। उन रीति रिवाजों को आपने कैसे देखा, आपके परिवार में बनाए जाते होंगे, आपके आसपास की सोसाइटी में सारी चीजें मनाई जाती होंगी, है ना, तभी तो आपने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, वो सारी चीजें देखी, और आगे चल के आप भी वो सारी चीजें मनाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के एनवायरमेंट से ही सीखते हैं। लाइक एग्जाम्पल भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे, एक बार एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो देखो, भारतीय परिवारों में बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, त्योहारों का महत्व समझाना तथा पारंपरिक ज्ञान सिखाना सांस्कृतिक हस्तांतरण का एक एग्जाम्पल है कि अपने से बड़ों का सम्मान करता रहना चाहिए। ये चीज हमें पहले से सिखाई आती जा रही है, ठीक है, और आगे भी हम भी अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कुछ मोरल वैल्यूज है ना, कुछ मूल्य हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सांस्कृतिक उपकरण है। लैंग्वेज इज द मेन कल्चरल टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। भाषा के माध्यम से बच्चे विचार व्यक्त करना, समस्याओं का समाधान करना तथा सामाजिक अनुभवों को कहीं ना कहीं सॉल्व करना सीखते हैं। धीरे धीरे एक बाहरी संवाद आंतरिक भाषण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जो आत्मनियंत्रण और तार्किक चिंतन के विकास में कहीं ना कहीं काम जो है वो करता है। लाइक एग्जाम्पल है कि बच्चा गणित का प्रश्न हल करते समय स्वयं से बातें करके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने आप से बात करके अपने आप की समझने लग जाता है। जब बच्चा अपने आप पे कंट्रोल करने लग जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप से बात करने वो लग जाता है। इसके अलावा इस सामाजिक अंतःक्रिया और सीखने का आधार है। सोशल इंटरेक्शन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग। देखो, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सीखना सबसे पहले सामाजिक स्तर पर होता है, बाद में कहने के व्यक्तिगत स्तर पर होता है। पहले कहने की सोसाइटी के बारे में समझते हैं, सोसाइटी को जानते हैं, उसके बाद कहने की अपने आप को जानने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। माता पिता, शिक्षक, मित्र तथा अन्य अनुभवी व्यक्ति बच्चों को कहने की नई नई अवधारणा, नई नई चीजें सिखाने में, कहने की नई नई चीजों को गाइड करने में कहने की हेल्प जो है वो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं, जरूरी एग्जाम्पल है नहीं इतने, ठीक है। इसके अलावा समीपस्थ विकास क्षेत्र या फिर इंपॉर्टेंट ऑफ जोन, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD। तो देखो, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चे के पास कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वे अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से सफलतापूर्वक कर सकता है। इसी क्षेत्र को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कुछ देखो, हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे वो अकेले नहीं कर सकता कुल मिला के, और उस कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, और व्यक्ति अगर उसकी हेल्प करे तो काम को आराम से कर लेगा। इसी को क्या कहा जा रहा है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लाइक एग्जाम्पल, शिक्षक की सहायता से बच्चा कठिन गणितीय प्रश्न हल करना सीख जाता है जिसे वह पहले अकेले नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो किसी के थ्रू हेल्प के द्वारा बच्चा जब काम करने लग जाता है, इसी को कहते हैं ZPD। इसके अलावा आता है सहारा प्रदान करना, स्काफोल्डिंग प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, सहारा प्रदान करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा अभिभावक या फिर अन्य सक्षम व्यक्ति बच्चों को कार्य करने के लिए प्रारंभिक सहायता देते हैं और धीरे धीरे सहायता कम करते करते चले जाते हैं। इससे बच्चा कहने की स्वतंत्र रूप से सीखना चले जाता है। मतलब आपने पुश करा किसी बच्चे को, भैया काम कर, मैं तेरे साथ बस सपोर्ट में खड़ा हूं। जब आपको लगने लग जाता है कि बच्चा अपने आप अकेले करने लग जाएगा, तब आप कहीं ना कहीं साइड हट जाते हो, तब आप पीछे हट जाते हो। इसी को कहते हैं सहारा प्रदान करना या फिर स्काफोल्डिंग, ठीक है। फिर आता है भाई सांस्कृतिक सोचने की तरीका और समस्या समाधान करने की शैली को प्रभावित करती है। संस्कृति सोचने के तरीके और समस्या समाधान करने की शैली को प्रभावित करती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस द वे ऑफ थिंकिंग एंड द स्टाइल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, भिन्न संस्कृतियों के लोग समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। संस्कृति मान्यताएं सामाजिक अपेक्षा और जीवन शैली को बच्चों को सीखने में सांस्कृतिक मान्यताएं सामाजिक अपेक्षा और जीवन शैली बच्चों को सीखने सोचने की पद्धति का सांस्कृतिक मान्यता है सामाजिक अपेक्षा और जीवन शैली बच्चों की सोचने की पद्धति, निर्णय लेने की क्षमता तथा रचनात्मकता को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पैक्ट या फिर काफी ज्यादा प्रभावित करने का काम जो करती है। इस प्रकार की संस्कृति संज्ञानात्मक विकास की दिशा और स्वरूप को निर्धारित करने में कहीं ना कहीं अपना एक रोल निभाती है, ठीक है। लास्ट में एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बाकी लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर दीजिएगा। आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होप आपको चीज समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। तो भाई हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को भाई कार्ल रोजर की भाई जो सेल्फ की थ्योरी है या फिर जो कॉन्सेप्ट है भाई स्वयं की अवधारणा है, फिर सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ भाई स्कूली शिक्षकों को सेल्फ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज को हमें यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भाई घुमा फिरा के तरीके से पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है।
लाइक यहाँ पूछा भी गया, कंफ्यूज होना है आपसे पढ़ सकते हैं, कैसे ही पूछा जाए वही सारी चीजें बतानी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई कार्ल रोजर्स का एक बार परिचय देख लेते हैं, एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कार्ल रोजर्स का भाई टाइम पीरियड ये लिखा पड़ा है। ठीक है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का विकास किया और व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं सेल्फ या फिर आत्म वास्तविकीकरण तथा बिना शर्त सकारात्मक सम्मान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बल दिया। ठीक है, रॉजर्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे उपयुक्त एवं सहायक वातावरण के जरिए कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप डेवलप कर सकता है इन चीजों को। ठीक है, उनके विचार शिक्षा परामर्श तथा मनोचिकित्सा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। अब भाई कार्ल रॉजर्स की स्वयं की अवधारणा या फिर कार्ल रॉजर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है, इस चीज को यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है स्वयं या फिर मीनिंग ऑफ सेल्फ। यहाँ पे मीनिंग ऑफ सेल्फ है क्या, इस चीज को समझ लेते हैं। तो कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग ना सेल्फ का मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, अपने आप को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, फिर अपने उसके क्या खुद के विचार हैं, उसके क्या इमोशंस हैं, उसके खुद के क्या एक्सपीरियंस है, इसका जो एक समूह है, इसका जो एक ग्रुप है, इसी को कहीं ना कहीं सेल्फ जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यह व्यक्ति की आत्म पहचान का आधार बनाता है कि व्यक्ति अपने आप को किस तरह का इमेजिन करता है। ठीक है, और यही ये चीज डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि वह स्वयं को किस प्रकार देखता है, कि भाई मैं कैसा हूं, मैं सही हूं, खराब हूं, गलत हूं, वो किस तरीके से अपने आप को सोचता है। ये सारी चीजें ही उसे एक्सप्लेन करती है। ठीक है, व्यक्ति के बिहेवियर, व्यक्ति का व्यवहार, उसका डिसीजन, उसका निर्णय, उसके सोसाइटी के साथ संबंध, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके स्वयं की अवधारणा के ऊपर कहीं ना कहीं अपना एक इम्पैक्ट जो है वो डालती है। अब इसके अलावा वास्तविक स्वयं या फिर रियल सेल्फ क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। और देखो, वास्तविक स्वयं या फिर रियल सेल्फ से हमारा मतलब है उस स्वरूप से है जो व्यक्ति वास्तव में होता है। इसमें उसकी वर्तमान क्षमताएं, योग्यताएं, सीमाएं, एक्सपीरियंस, व्यवहार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं। व्यक्ति अपने रियल सेल्फ को जितना अधिक स्वीकार करता है, उतना ही वह मानसिक रूप से कहीं ना कहीं स्वस्थ होता है, संतुलित हो रहा है, आत्मविश्वासी बनता है। हम लोग क्या करते हैं ना भैया, बहुत से हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। भैया मैं वो हूँ, मैं उसके जैसे बनूंगा, मैं उसके जैसे नहीं भाई, हम जो हैं हम वही हैं, हमें उसके ऊपर ही वर्क करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के साथ होड़ करनी चाहिए कि भाई मैं इसके ऐसा बनूंगा, इसके ऐसा बनूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम रियल में जो है उसके ऊपर हमें काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा एक आदर्श स्वयं क्या है, एक आइडियल सेल्फ क्या है। आदर्श स्वयं हो गया या फिर आइडियल स्वयं हो गया, आइडियल सेल्फ हो गया, उस व्यक्तित्व का ये प्रतिनिधित्व करता है जिसे व्यक्ति भविष्य में प्राप्त करना चाहता है। कि मतलब एक होता है ना कि हम सब चाहते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, उसी को कहीं ना कि भाई आइडियल सेल्फ जो है वो कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है सामंजस्य या फिर हार्मनी। देखो, सामंजस्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं के बीच निकटता या फिर समानता होती है। मतलब जो अभी वो करंट में है और आगे जाके जैसा बनना चाहता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो दिखाई देने को मिल जाती है सेम सेम सी, उसी को कहीं ना कहीं हार्मनी या फिर सामंजस्य कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट रहता है, आत्मविश्वासी रहता है और कहीं ना कहीं अन्य चीजों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने का काम जो है वो करता है। फिर आता है भाई असमंजस्य, डिसहार्मनी। असमंजस्य तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं के बीच कहीं ना कहीं अत्यधिक अंतर होता है। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति जो करंट में है और जब वो भविष्य बनना चाहता है, उनके बीच में कहीं गैप बहुत ज्यादा होता है कि मतलब भाई मैं अभी तो बहुत खराब हूँ और मैं आगे बहुत अच्छा होना चाहता हूँ, ये जो गैप है बहुत ज्यादा हो गया, फिर तो खराब और बहुत अच्छे का है ना, तो यही क्या होगा, असमंजस्य होगा, डिसहार्मनी होगा। ठीक है, बिना शर्त के सकारात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। देखो, रॉजर्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त के प्रेम, सम्मान, स्वीकृति, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो कि मिलता नहीं है। आप सबको पता है भैया, कुछ ना कुछ शर्तें, कुछ ना कुछ चीजें कहने की हर जगह में देखने को मिल जाती है, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो सम्मान में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। ठीक है, जब माता पिता, शिक्षक और समाज व्यक्ति को उसकी कमियों सही स्वीकार करते हैं, तब उसमें कहीं ना कहीं आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मस्वीकृति कहीं ना कहीं आती है, जो कि भाई पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता एकदम। ठीक है, हर किसी को कहीं ना कुछ सुनने को, देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा भाई से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भाई, स्कूली शिक्षकों को स्वयं की अवधारणा के बारे में क्यों पता होना चाहिए, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। व्हाई शुड स्कूल टीचर्स नोन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई, सकारात्मक आत्म अवधारणा के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। देखो, शिक्षक कहीं ना कहीं शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शिक्षक भाई बच्चों को गाइड करने का काम करते हैं ना, शिक्षक बहुत से बच्चे अपने शिक्षकों से ही सीखते हैं। ठीक है,
तो शिक्षक का रोल, टीचर का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है व्यक्तियों के या फिर बच्चों के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, उनके विकास, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियां, क्षमता, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आत्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सेल्फ की अवधारणा का ज्ञान कहीं ना कहीं शिक्षकों को इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। इससे विद्यार्थियों को आवश्यकताओं के अनुरूप कहीं ना कहीं शिक्षण विधियों का यूज कर सकते हैं। मतलब भाई एक बच्चा बहुत तेज होता है पढ़ने में, एक बच्चा बहुत कमजोर होता है, अब मैं दोनों को एक तरीके से चीजों को समझाऊं तो जाहिर सी बात है जो बहुत तेज होगा वो तो चीजों को समझ जाएगा इजीली, और जो कमजोर होगा वो हो सकता है ना समझे ना, तो मुझे उसके लिए थोड़ा अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, और जब मैं जल्दी समझ सकता है उसके लिए थोड़ा अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं टीचर्स का बड़ा योगदान हो जाता है। टीचर्स ही बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने का काम भी करते हैं। अगर टीचर्स कहीं ना कहीं बच्चों की तारीफ करे, भाई चाहे बच्चा अच्छा नहीं करा बट फिर भी अगर उसकी कहीं ना कहीं तारीफ करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। अनुकूल एवं सहयोगात्मक कक्षा वातावरण बनाने के लिए टू क्रिएट अ फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो भाई कहीं ना कहीं टीचर ही तो होता है जो अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है क्लास का, है ना। बच्चों तो होते ही है भाई, बट कहीं ना कहीं टीचर अगर अच्छा ना हो तो कहीं ना कहीं क्लास का एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए कहीं ना कहीं टीचर की बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये व्यवहारगत एवं भावनात्मक समस्याओं की पहचान के लिए टू आइडेंटिफाई बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। भाई देखो नकारात्मक आत्म अवधारणा वाले विद्यार्थी अक्सर संकोच, आक्रामकता, हीन भावना या फिर सामाजिक अलगाव जैसी समस्या प्रदर्शित करते हैं। कि भाई मतलब जो बच्चे कहीं ना जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है टीचर से जाके पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे ना टीचर के क्वेश्चन का जवाब देंगे, बोलते कम होंगे क्लास में, है ना। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा रहता है, एक अजीब सा डर, मतलब सब में होता है। टीचर उन्हें कुछ नहीं कहेगा पता है, टीचर सब पूछेंगे तो उनकी दिक्कत नहीं है, बट उनके अंदर ही एक डर बना रहता है कि नहीं मैं टीचर से नहीं पूछ सकता, मैं टीचर से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आत्म वास्तविकरण एवं संकीर्ण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए टू प्रमोट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग कहने की प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। शिक्षक यदि विद्यार्थियों की स्वयं की अवधारणाओं को समझते हैं तो वे उन्हें अपनी प्रतिभाओं को पहचान करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और आत्म वास्तविकरण की दिशा में कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। आपका जो टीचर होता है आपको वही तो गाइड करते हैं कि भैया ये काम करो, तुम्हें करना चाहिए, आपको मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। टीचर का रोल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता है इन चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई जवान लोगों में कहीं ना कहीं सेल्फ के डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ डेवलपमेंट इन यंग पीपल, यूथ के अंदर। तो सबसे पहले आता है पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। भाई देखो यूथ के अंदर, एक जवान बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं भाई परिवार का क्या एनवायरनमेंट है, परिवार के अंदर क्या चीजें चल रही है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इस बच्चे के ऊपर या फिर उस व्यक्ति के ऊपर कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो सोसाइटी के साथ कैसा बिहेव करेगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये सृष्टि कहीं ना कहीं उसके परिवार के एनवायरनमेंट से ही कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। फिर आता है विद्यालय और शिक्षक, स्कूल्स एंड टीचर्स। और इसका स्कूल किस तरह का, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके टीचर्स का बिहेवियर कैसा है उसके साथ, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के सेल्फ के कॉन्सेप्ट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा साथियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप। भाई आपके दोस्त यार कैसे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डलता है ना। जैसे दोस्त यार होते हैं वैसे भी हम भी कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, फिर वैसे हम भी वैसे ही बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपका ग्रुप कैसा है, आपका सर्कल कैसा है, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण लाइक सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। समाज की मान्यताएं, मूल्य, परंपराएं और सांस्कृतिक अपेक्षा युवाओं के कहीं ना कहीं विचारों, व्यवहारों और आत्म पहचान को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित करता है। समाज द्वारा किए गए अवसर, लैंगिक भूमिकाएं, सामाजिक स्वीकृति तथा सांस्कृतिक अनुभव कहीं ना कहीं व्यक्ति की सेल्फ की अवधारणा को कहीं ना कहीं आकार देना काम जो है वो करते हैं। उपलब्धियां और असफलताएं, अचीवमेंट एंड फेलियर्स। देखो जीवन में प्राप्त जो हमें सक्सेस होती है, जो फेलियर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई यूथ के कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बिल्डअप करने का काम करते हैं। अगर भाई आप सक्सेस हो रहे किसी चीज में तो आपको जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप किसी चीज में फेलियर होते जाते बार बार तो आपको जाहिर सी बात है डिमोटिवेशन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट डालती है कि आपका फेलियर क्या है, आपका सक्सेस क्या है, सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालती है। इसके अलावा मीडिया और डिजिटल प्रौद्योगिकी, मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो देखो आज के करंट एरा में सोशल मीडिया ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं चीजें आप सब चीजों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको इमेजिन लगाते हो कि ये चीज हमारे साथ भी होती है या फिर हम भी वैसे फील कर रहे हैं, है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालने का काम जो है वो करती है, ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष, एक कंक्लूजन आप लोगों को क्वेश्चन पे कंप्लीट जो है वो हो जाता है।
हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से भाई ये पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, क्षमताएं होती है, उनको आकार देने में कहीं ना कहीं जो संस्कृति होती है वो एक अच्छी भूमिका निभाती है। ये जो सिद्धांत है भाई, ये सिद्धांत किसका दिया गया भाई, लेव वायगोस्की का दिया गया है। इनके बारे में हमने ऊपर इनका परिचय भी देखा था। तो इसी सिद्धांत को कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो संस्कृति का क्या रोल होता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास, उसी चीज को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो करना है, ठीक है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। देखो परिचय में आपको इनके बारे में पहले भी ऊपर मैंने बता चुका है, तो दोबारा से वही चीजें रिपीट करने जैसा कुछ फालतू चीजें, ठीक है। जब मैं आपको बता चुका हूँ तो आप यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इजिली। बाकी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे इनके बारे में बताया ही था, ठीक है। तो देख सकते हैं। सीधे हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि संस्कृति की क्या भूमिका होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उस चीज को हम यहाँ पर सीधे समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सिद्धांत किसका है, सांस्कृतिक भूमिका वाला, वाइगोस्की का है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है संस्कृति संज्ञानात्मक उपकरण प्रदान करती है, आपके कल्चरल प्रोवाइड्स कॉग्निटिव टूल्स। तो देखो हर समाज के सदस्य की अपनी एक भाषा होती है, अपने कुछ भाई क्या नाम है सिंबल्स होते हैं, है ना। अब अपनी कुछ कहीं ना कहीं भाई कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ पद्धति होती है ना। कुछ भाई लेखन प्रणाली होती है अपनी, है ना। समस्या का समाधान करने की अपनी अपनी कुछ विधियां होती है ना। तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो ये कहीं ना कहीं कल्चर प्रोवाइड करता है, संस्कृति प्रोवाइड करती है। एक संस्कृति है, उस संस्कृति के लोगों के अपने अपने कुछ टूल्स है, कुछ कुछ चीजें हैं। तो वो टूल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, उस संस्कृति से मिल रहे हैं, ठीक है। बालक क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है, इन सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने परिवेश को समझता है, अपने आसपास के एनवायरमेंट को समझता है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसी एनवायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वो चीजों को सीखता भी है। अबे हर कल्चर के कहीं ना कहीं अपने अपने कुछ टूल्स होते हैं, अपनी अपनी कुछ चीजें होती है। इसी कारण से क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का सोचने समझने का नजरिया भी बहुत ज्यादा भिन्न होता है। हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकता है। हो सकता है एक सेम टॉपिक है, उसके ऊपर मेरे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल, क्योंकि हमारा सोचने समझने का तरीका भी अलग है। फिर आता है भाई सामाजिक अंतःक्रिया विकास का आधार, सोशल इंटरेक्शन इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और देखो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखना सर्वप्रथम सामाजिक स्तर पर घटित होता है। सबसे पहले सोसाइटी के लेवल पे कहीं चीजों को सीखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम अपने लेवल की चीजों को सीखने का काम जो है वो करते हैं। माता पिता, शिक्षक, सहपाठी तथा समुदाय के अन्य सदस्य बालक के ज्ञान निर्माण में कहीं ना कहीं एक एक्टिव भूमिका जो है वो निभाते हैं, ठीक है। ये सब हमें कहीं ना कहीं चीजों को सीखने में हमारी हेल्प जो है वो करते हैं। इसके अलावा भाषा संस्कृति का प्रमुख माध्यम है। लैंग्वेज इज द मेन मीडियम ऑफ कल्चर। देखो जो भाई किसी भी कल्चर, किसी भी संस्कृति की भाई मेन मीडियम भाषा ही होती है। भाषा के जरिए तो चीजों की नॉलेज को ज्ञान को कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पहुंचा पाते हैं। अगर भाषा ही ना होगी तो चीजों को समझाया कैसे जाएगा, नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। ये चीज भी देखने को मिल जाती है। फिर आता है समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रो मैक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD। देखो वाइगोस्की ने कहीं ना कहीं ZPD की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बालक कुछ कार्य स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन और सहयोग से कहीं ना कहीं उन्हें सफलता पूर्वक वो काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अधिसहायन, प्रोसेस ऑफ स्कैफोल्डिंग, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, वो किसी न किसी सपोर्ट के जरिए कर पाएगा। और धीरे धीरे जब वो काम करने लग जाता है व्यक्ति, तो उसकी सपोर्ट को हटा लिया जाए तो भी व्यक्ति वो काम को इजीली कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ काम होते हैं ऐसे हम एकदम से खुद नहीं कर सकते, बट हमें कोई पीछे से गाइड करे, कोई पीछे से पुश करे, तो हम उस काम को कर लेते हैं धीरे धीरे। और वो बाद में बंदा हट भी जाए जिसने हमें सपोर्ट किया, तो भी हम उस काम को इजीली कर सकते हैं। संस्कृति के अनुसार संज्ञानात्मक क्षमताओं में विविधता, वेरिएशन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू कल्चर। देखो विभिन्न संस्कृति अलग अलग प्रकार के ज्ञान, कौशल और मूल्यों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक ग्रामीण परिवेश के बच्चे कृषि संबंधी व्यवहारिक ज्ञान में कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, जबकि जो शहर के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका एनवायरमेंटल है, उनका एनवायरमेंट में कहीं गाँव की जो यही बेसिक चीजें, यही चीजें सिखाई जाती है, यही चीजें दिखाई देखने को मिलती है। हमारे जो शहर के बच्चों का एनवायरमेंट है वो थोड़ा अलग होता है, वो टेक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़े आगे हो जाते हैं, उनको थोड़ी इतनी नॉलेज थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, सीखने में मिल जाती है। फिर आता है भाई लेव वाइगोस्की द्वारा विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और देखो इनके दो सिद्धांत थे, उन दोनों सिद्धांतों को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है भाई समीपस्थ विकास क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वर्तमान एवं संभावित क्षमताओं के मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल कैपेसिटी। देखो ZPD उस अंतर को दर्शाता है जो बालक की वर्तमान योग्यता और संभावित योग्यता के बीच होता है, कि मतलब भाई अभी व्यक्ति इतना बच्चा इतना कर पा रहा है, बट इन फ्यूचर में इतना कर सकता है, इतना उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं कि ZPD
कहा जाता है। फिर आता है भाई सामाजिक सहयोग के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉपरेशन। देखो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखना सामाजिक प्रक्रिया, बच्चा कहने की सोसाइटी में रहते हुए सीखता है ना। बालक शिक्षक अभिभावक के अधिक दक्ष सहपाठियों के सहयोग से कहने की ऐसे कार्य भी कर सकता है जिन्हें वह अकेले नहीं कर सकता। यह सहयोग उसकी बौद्धिक उन्नति में सहायक होता है। जब वो ग्रुप में रहकर काम करेगा, चीजों को सीखेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ग्रुप वाला जो क्या नाम है, एक लीडरशिप वाली या फिर एक ग्रुप के अंदर रह के काम करने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप हो सकती है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण का आधार, बेसिस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो शिक्षक को कहीं ना कहीं विद्यार्थी को वर्तमान सप्ताह का आकलन करके ऐसे कार्य देने चाहिए जो उनकी क्षमताओं से थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण हो। मतलब बच्चे को ऐसा नहीं है कि भाई उसको उसी कंफर्ट जोन में रखो, बिल्कुल ये 2+2 कर रहा है तो बस इसे 2+2 ही करवाते रहो, नहीं भाई, उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उसे चैलेंज प्रोवाइड करो, तभी तो पता लगेगा वो कितना ज्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर, कितना ज्यादा उसके अंदर जुनून है किसी काम को करने का। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो प्रत्येक बालक का जेड अलग होता है। शिक्षक को विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता और दक्षताओं को, क्षमताओं को कहने की ध्यान में रखते हुए कहने की शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भी सारे बच्चों को एक तराजू में रख दिया, नहीं भाई, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते, सारे बच्चे एकदम नॉलेजेबल हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे अच्छे होंगे, कुछ बच्चे थोड़े कमजोर होंगे, कुछ बच्चे ठीक ठाक होंगे, है ना। इस तरीके के अलग अलग जोन होते हैं, तो सबको एक तराजू में रखना है, सबके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजों को लेकर चलना है। फिर आता है भाई अधिगम, विकास को प्रेरित करता है। लर्निंग ड्राइव्स डेवलपमेंट। भाई जब बच्चे के अंदर सीखने की चाहत आती है तब कहीं ना कहीं उसका विकास, उसका विकसित होना भी कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति के अंदर इच्छा ही नहीं सीखने की तो कहाँ से डेवलप कर पाएगा, कहाँ से विकसित कर पाएगा अपने आप, है ना। ये चीजें देखने को मिल जाती है। ये बाकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप अपने आप देख लो। अब आता है भाई अधिसहायन या फिर स्काफ होल्डिंग, इंग्लिश में कहते हैं भाई स्काफ होल्डिंग। अस्थायी सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी असिस्टेंस, मतलब कुछ देर के लिए उस बच्चे की मदद कर देना ताकि उस बच्चे को, वो बच्चा आराम से उस काम को फिर आगे जाके अपने अकेले भी कर सके। ठीक है, अधीनस्थ व्यापार के लिए जैसे शिक्षक या अन्य अनुभवी व्यक्ति बालक को किसी कार्य को पूरा करने हेतु प्रारंभिक सहायता प्रदान करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर वो बच्चा अपने आप उन चीजों को कर सकता है। सहायता का क्रमिक निष्कासन, ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ एड। देखो जैसे जैसे बालक कार्य करने में दक्षता प्राप्त करता है, शिक्षक अपनी सहायता धीरे धीरे कम कर देते हैं, ताकि क्योंकि अब बच्चा सीख गया है, अब बच्चा अपने आप उन चीजों को कर सकता है, अब उसे सहायता की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखो अधिसहायन बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं लाता है, विकसित उनके अंदर कहीं ना कहीं करता है। बच्चे कहीं ना कहीं अब इंडिपेंडेंट बनने लग जाते हैं इसके थ्रू। जटिल कार्य को सरल बनाना, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टास्क। शिक्षक कठिन विषय कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके सिखाता है, जिससे कहने के विद्यार्थियों के लिए उनको समझना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा, प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखो भाई अधिसहायन विद्यार्थियों को केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें प्रश्न पूछने, चर्चा करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कहने की मोटिवेट भी करता है। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा पड़े, एग्जाम्पल आप अपना पढ़ सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना है, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बच्चे सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, अल्बर्ट बांड्रू के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत की सहायता से चर्चा कीजिए। जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में, सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो लाइन है इसको हमें एक्सप्लेन करना है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट बांड्रू के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन को वहां पे रख के पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे ही पूछा जाए वही सेंस ये बतानी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले भाई अल्बर्ट बांड्रू का परिचय देखेंगे, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भाई देखो अल्बर्ट बांड्रू का टाइम पीरियड जो है 1925 से लेकर 2021 तक का। इनका जन्म जो होता है भाई कनाडा में हुआ था, और कनाडा के एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं भाई सीखने और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाया है। वे सामाजिक अधिगम सिद्धांत तथा प्रेक्षणात्मक अधिगम के कहीं ना कहीं प्रवक्ता जो है वो माने जाते हैं। बांड्रू के अकॉर्डिंग कहने के बच्चे केवल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखते, बल्कि दूसरों के व्यवहार का भी कहीं ना कहीं अवलोकन कहने की करते हैं। तो दूसरों के व्यवहार से भी कहीं ना कहीं चीजों को सीखने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके परिणाम को देखकर भी सीखते हैं। उनका प्रसिद्ध बोबो डोल प्रयोग इस सिद्धांत का कहना की प्रमुख प्रमाण है। मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, वो एक्सपेरिमेंट भी हम नीचे देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है भाई बांड्रू के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के आधार पर बच्चों की सामाजिक भागीदारी, बच्चे किस तरीके से सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके सिद्धांत, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो जो बच्चा होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चीज चल रही है, क्या चीजें देख रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग भी सीखता है। सिंपल सी बात है, आपके जो छोटे छोटे भाई बहन होंगे वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आपके परिवार में क्या चल रहा है, सोसाइटी में चल रहा है, लोग आपके मम्मी पापा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग भी कहीं ना कहीं सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ये कहीं ना कहीं बांड्रू बताते हैं।
फिर आता है भाई अनुकरण या फिर लिमिटेशन। देखो अवलोकन के बाद कहने की बच्चे देखे गए व्यवहारों का अनुकरण करते हैं, वे इन व्यवहारों को दोहराने का प्रयास करते हैं जिन्हें कहने की समाज में क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी कहने की प्रशंसा की जाती है या फिर जिन्हें सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाता है। फिर आता है भाई मॉडलिंग या फिर रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है भाई, देखो बहुत से लोग होते हैं कहीं ना किसी व्यक्ति को या फिर किसी ना किसी पर्सन को कहीं ना क्या मान लेते हैं, अपना रोल मॉडल मान लेते हैं कि हमें क्या बनना है, इनके जैसा बनना है। जैसे कि मतलब आप सभी के कोई ना कोई होंगे रोल मॉडल, ठीक है, उनके जैसे बनने की कहीं ना हम क्या करते हैं, कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है। किसी के पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल होंगे, किसी के टीचर हो गए, किसी के बड़े भाई बहन हो गए, या फिर कोई क्रिकेटर हो गया, कोई कलाकार हो गया। और जो बच्चे होते हैं वो उसी तरीके का बिहेवियर या फिर उसी तरीके की बनने की कोशिश करने लग जाते हैं जैसे उनका रोल मॉडल या फिर जैसे उनके आदर्श व्यक्ति, कह लो हिंदी में आदर्श व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है। अगर आदर्श व्यक्ति या फिर रोल मॉडल भी अच्छे बिहेव करेंगे या फिर अच्छी उनकी एक इमेज बनेगी, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लाइक बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हमारे, तो बहुत से बच्चे होते हैं उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, लोगों की हेल्प करने की मेंटलिटी उनके अंदर पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? क्योंकि उनके रोल मॉडल भी उसी तरीके का बिहेवियर, उसी तरीके की मेंटलिटी रखते हैं। इससे क्या होता है, इसके थ्रू ही आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास जो इससे कहीं ना कहीं डेवलप आपका होता है। इसके अलावा आता है परोक्ष प्रबलन और दंड या फिर इनडायरेक्ट रेनिफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। देखो ऐसा नहीं कि हम जो चीजें सीखते हैं केवल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखते हैं, नहीं भाई। कुछ चीजों को कहीं ना कहीं हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ दूसरों ने गलती करी या फिर कुछ दूसरे लोगों ने करा, और उनके एक्सपीरियंस से और उनकी नॉलेज के बेस पे कहीं ना कहीं उन चीजों को हमने सीखा। जब भाई बच्चे देखते हैं कि भाई किसी काम को करने से भाई समाज में, सोसाइटी में उनकी सराहना की जाती है, उनको कहीं ना कहीं रिवार्ड दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है कुछ काम करने से, तो दूसरे बच्चे भी कहीं ना कहीं उस चीज को देख के उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें भी वो चीजें दी जाए जो किसी ना किसी व्यक्ति को दी गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा भाई कभी जब बच्चे भी देखते कि भाई किस काम को करने से उन्हें सजा मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उन कामों को करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। इसके अलावा आता है भाई सामाजिक कौशल का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। भाई देखो ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखने में मदद करता है कि भाई दूसरे बच्चे कैसा बिहेव कर रहे हैं, फिर दूसरे लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर किस तरह के बिहेवियर से किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है लाइफ में, है ना। उसी के थ्रू कहीं ना कहीं चीजों को सीखते हैं, ठीक है। अगर दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरा कोई पर्सन कहीं ना किसी ना किसी चीज के लिए सहानुभूति दिखाता है लोगों को, तो भाई बच्चे भी सीखते हैं कि हमें कब कहाँ पे सहानुभूति दिखानी है ना, कब कहाँ पे कैसा रिएक्ट करना है, ग्रुप में कैसे काम करना है ना, जो मतभेद है उसका समाधान कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करके, दूसरी चीजों को देखकर ही सीखते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो एम्पैथी है, जो एक सहानुभूति की भावना है, वो कहीं ना कहीं कब डेवलप होती है, जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो किसके प्रति कब सहानुभूति कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है भाई मीडिया और सामाजिक वातावरण की भूमिका या फिर रोल ऑफ मीडिया इन सोशल एनवायरनमेंट। आज के समय कहीं ना कहीं भाई हम अपनी आसपास के एनवायरनमेंट से ज्यादा कहीं ना कहीं अपने फोन पे जो भाई सोशल मीडिया का टाइप चल रहा है आज के समय, उन चीजों से कहीं ना कहीं ज्यादा चीजें देख रहे हैं, ठीक है। ये अब लाइक ये फैशन हो गया, बिहेवियर कैसा रखना है, खान पीन कैसा रखना है, लोगों से किस तरीके से बात करना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू हमारी लाइफ के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने लगा है। हम नई नई चीजें, नए नए एक्सपीरियंस, नए नए बिहेवियर अपना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू सीखने लग जाते हैं, ठीक है। कि मुझे किस तरह के लोगों के साथ बैठना है, किस तरह का खाना पीना करना है, किस तरह के मुझे कपड़े पहनने हैं ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हमारी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता जा रहा है। अब भाई ये सिद्धांत क्या था, एक बार परीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत को भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें होता क्या, हम कहीं ना कहीं हम जो चीजें सीखते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं, दूसरों के बिहेवियर से कहीं ना कहीं सीखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें करके हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई ध्यान या फिर अटेंशन। तो देखो परीक्षणात्मक अधिगम का प्रथम या फिर फर्स्ट जो स्टेज होता है, जो या फिर जो स्टेप होता है, वो होता है भाई ध्यान। भाई जो जिनकी थ्योरी थी, जिनका नाम था बांड्रू, इनके अकॉर्डिंग कहीं ना कि भाई अगर हमें कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले उसमें सबसे जरूरी होता है भाई ध्यान केंद्रित करना या फिर अटेंशन देना। सिंपल सी बात है, अगर हम मान लो मुझे कुछ भी सीखना, मान लो मुझे एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, अगर मुझे सिर्फ एक्सेल सीखना है तो मुझे एक्सेल पे ध्यान देना पड़ेगा ना, एक्सेल को अटेंशन देनी पड़ेगी कि मैं उस चीज को समझूं, उस चीज को जानूं, उस चीज के ऊपर अपना एक प्रैक्टिस करूं उस चीज की, तभी तो मैं चीज को सीख पाऊंगा। ऐसा थोड़ी होगा खाली मैंने देखा किसी को एक्सेल चलाते हुए और वो चीजें मैं सीख गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे अपना कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी पूरी अटेंशन, अपना पूरा ध्यान, वो चीजें कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, तभी मैं चीज को सीख पाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो बांड्रू है, जिनकी थ्योरी है, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले किसी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी चीज को, तभी हम उस चीज को कहीं ना कहीं सीख सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, अगर एग्जाम्पल भी पढ़ना चाहो तो एग्जाम्पल आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। फिर आता है भाई स्मृति या धारण या फिर मेमोरी और रिटेंशन। देखो केवल व्यवहार को देख कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक, मतलब किसी भी चीज को हम सिर्फ देखे तो हम तुरंत नहीं सीख सकते उस चीज को, ठीक है, बल्कि उसे अपने माइंड में अपनी मेमोरी में उस चीज को रखना पड़ेगा, उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सीख सकते हैं। लाइक मैंने एक्सेल वाला एग्जांपल दे दिया, हम उस एक्सेल की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हमारे दिमाग में स्टक हो जाए, ताकि हमारे दिमाग में चीजें आ जाए ना। एक्सेल के अंदर आप लोगों को पता ही है भाई कितने सारे कहीं ना कहीं फॉर्मूले होते हैं। अब मैंने सिर्फ एक बार देखा, एक दिन मैंने क्लास ली, एक दिन सारे फॉर्मूले देखे, तो अब सारे फॉर्मूले के मेरे माइंड में आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले के मुझे हमेशा याद रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। कब याद रहेंगे? तब जब मैं उन चीजों की प्रैक्टिस करता रहूंगा, तब जब मैं उन चीजों को बार बार रिपीट करता रहूंगा, ठीक है, तभी तो वो चीजें मेरी मेमोरी में स्टक होंगी, ठीक है। तो स्मृति या फिर धारण भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर आता है भाई पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन। देखो प्रेक्षणात्मक अधिगम का तीसरा चरण होता है पुनरुत्पादन, जिसमें कहने की शिक्षार्थी देखे और याद किए गए व्यवहार को कहने की स्वयं करने का प्रयास करता है। मतलब अब मैंने देखा भी चीजों को कैसे करना है, मैंने अपनी मेमोरी में भी सारी चीजें बसा ली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार उस चीज की क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करे जा रहा हूँ, अपने बिहेवियर में उस चीज को लाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। जब मेरे वो चीजें बिहेवियर में आ जाएगी तब वो मेरे को चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर आता है भाई अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। भाई देखो बांड्रू के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी भी व्यवहार को या फिर किसी भी अनुकरण को तभी करता है जब उसे कहीं ना कहीं लाभ, प्रशंसा, पुरस्कार या सामाजिक स्वीकृति मिलने की संभावना दिखाई देती है। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई भी नई चीज, कोई भी स्किल सीखो, आप कोई स्किल क्यों सीखना चाहोगे? क्योंकि आपको पता है इसका लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे बहुत काम पड़ने वाला है, ठीक है। आज के समय में कहीं ना कहीं स्किल मैटर करती है, आपके पास कोई स्किल है तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्किल आप क्यों सीखना चाहोगे? क्योंकि आपको पता है अगर मैंने स्किल सीखी तो मुझे आगे जाके इससे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी भी काम को करने के पीछे अगर हमें कोई मोटिवेशन, हमें पता हो कि अगर मैं काम करूँ मुझे इससे ये मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं इस काम को करने का एक जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बांडू बताने की कोशिश करते हैं। फिर आता है भाई मॉडलिंग। देखो मॉडलिंग कहीं ना कहीं प्रेक्षणात्मक अधिगम का एक बेस है, ठीक है। मॉडल वह व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार का अवलोकन करके शिक्षार्थी सिखाता है। माता पिता, शिक्षक, मित्र, खिलाड़ी, कलाकार, सामाजिक नेता या तथा मीडिया के पात्र बच्चों के लिए मॉडल बन सकते। मतलब सबकी लाइफ में कोई ना कोई मॉडल हो सकता है, किसी की लाइफ में कोई भी ना हो, तो बहुतों की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसके जैसा व्यक्ति या फिर जिसके जैसा बच्चा बनना चाहता है। बचपन में भाई हो सकता है आपके रोल मॉडल अब्दुल कलाम आजाद हो, है ना, गांधी जी हो, भगत सिंह जी हो, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप भी सोचते हो कि भाई मैं भी इनके जैसा बनूंगा, मैं भी इनके जैसा बनूंगा। आप बड़े बड़े होते होते आपके रोल मॉडल बदल भी गए हो, है ना, बहुतों के बदल गए होंगे। कहीं ना कि सबकी लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जिसके जैसे हम कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करते हैं, उनकी जैसी राह पे हम चलने की कोशिश करते हैं। फिर आता है परोक्ष प्रबलन और दंड, इनडायरेक्ट रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। देखो बांडू का मानना है कि व्यक्ति केवल अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता बल्कि दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखता है कि भाई दूसरे लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, उन चीजों के थ्रू भी हम कहीं ना कहीं सीखते हैं, लेकिन ताकि हम वो गलतियां ना करें। लास्ट में आता है बोबो डॉल प्रयोग। ये बांडू का एक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करी थी। एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट था क्या। कहीं ना कहीं बांडू ने अपने प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1961 में किया था, ठीक है। इसके माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश की थी कि बच्चे दूसरों के व्यवहार का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। मतलब जैसा बच्चे दूसरे लोगों को करते हुए देखते हैं वैसे ही वो भी करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले किया गया था, बच्चों को दो कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। दो डॉल रखी गई, एक डॉल जो थी ना, इस डॉल के साथ एक व्यक्ति को रखा गया और वो व्यक्ति क्या करता है, इस डॉल के साथ बहुत ही मतलब खराब व्यवहार करता है, मतलब आक्रामक, मतलब उस डॉल को मारता है, पीटता है, इस तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है। और एक दूसरी डॉल के साथ एक दूसरे व्यक्ति को रखा गया और वो क्या करता है, इस डॉल के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, इसके साथ मतलब खेलता है प्यार से ना, इस तरीके का व्यवहार करता है, इस तरीके का बिहेवियर रखता है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने देखा कि भाई डॉल के साथ एक आक्रामक व्यवहार किया जा रहा है, बहुत ही मारा जा रहा है, उन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं उस डॉल के साथ वैसा ही बिहेवियर किया, उन्होंने भी उस डॉल के साथ वैसे ही बिहेव करने की कोशिश की। और जिन बच्चों ने देखा कि भाई डॉल के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जा रहा है, बहुत प्यार से रखा जा रहा है, उन बच्चों ने उसके साथ वैसा बिहेव किया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कहीं ना कि भाई बांडू ने ये समझाने का प्रयास किया कि जैसा व्यक्ति देखेगा, जैसा बच्चा देखेगा, वैसा वो भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की कोशिश करता है। लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई आप लोगों का जो 8वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोगों को 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन तीनों टॉपिक के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है, ठीक है। एक एक करके हम तीनों टॉपिकों को अच्छे से समझेंगे। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भाई इक्विलिब्रिएशन। इसका परिचय देख लेंगे, इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं भाई इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रिएशन होता क्या है, इस चीज को हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रिएशन का मतलब होता है भाई व्यक्ति की मानसिक संरचनाओं तथा नए अनुभवों के बीच स्थापित करने की प्रक्रिया। भाई मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि एक तो होता है भाई बच्चे के पास एक पहले से एक नॉलेज है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेके। अब उसे नई नॉलेज मिलती है उस चीज टॉपिक को लेके, पहले उसकी एक नॉलेज अलग थी,
और अब उसके पास एक नया एक्सपीरियंस आया, नई नॉलेज आई जिसमें वो पहले वाली नॉलेज गलत साबित हो रही है। तो इसके बीच जो एक ये स्पेस आया, डिसबैलेंस आया, इसी को कहेंगे भाई इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, जहां उसकी पहले की नॉलेज और बाद की नॉलेज कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती किसी टॉपिक को लेके, इसी को इक्विलिब्रिएशन जो है वो कहा जाता है। इक्विलिब्रिएशन की भाई प्रमुख विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है संज्ञानात्मक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, ये भी प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉग्निटिव बैलेंस। भाई देखो, इक्विलिब्रिएशन जो होता है ना, बालक को कहीं ना कहीं अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के बीच कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करने में कहीं ना कहीं क्या करती है, सहायता कर। भाई देखो, आप पहले किसी चीज को जानते हो, किसी भी टॉपिक को जानते हो, जरूरी थोड़ी है कि आप उस समय आपकी नॉलेज जो उस टॉपिक को लेकर लिमिटेड थी, कम थी। अब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपने उस टॉपिक को कहने की और अच्छे से जानने की कोशिश करी, आपको नई नई जानकारियां मिली होंगी, तो आपको लग सकता है कि भाई मेरी पहले नॉलेज ये थी, मैं तो पहले इस टॉपिक के बारे में ये सोचता था, ये जानता था, यहाँ पे गलत तो नहीं है, वो तो नहीं है। हो सकता है आपके अंदर ये दिमाग में आए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नई नॉलेज मिलती है, नई जानकारियां मिलती हैं, उनके बीच जो बैलेंस करने का काम करता है वही काम करता है भाई इक्विलिब्रिएशन। फिर आता है भाई असंतुलन विकास का आधार या फिर इम्बैलेंस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो, जब बालक किसी भी ऐसी नई परिस्थिति का सामना करता है जो उसके पूर्व ज्ञान से मिल नहीं खाती, तब वह कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन का अनुभव करता है। मतलब पहले मान लो मैंने आप किसी टॉपिक के बारे में आपको ये बताया हो और आपने सोचा हो यही सारी चीजें सही है, तो बाद में कोई आपको आगे बता रहा है कि इस टॉपिक के बारे में ये चीजें बता रहा है, तो आपके बीच में जो एक डिसबैलेंस आएगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये जो डिसबैलेंस है, इसी डिसबैलेंस के बाद आप कहीं ना कहीं इस टॉपिक को और अच्छे से जानने की कोशिश जो है वो करोगे। आपके पास दो थॉट आ गए ना, एक थॉट में आपको इस टॉपिक के बारे में ये चीजें बताई गई हैं, और एक दूसरा टॉपिक का दूसरा थॉट है, अब इसके अंदर आपको ये चीजें बताई गई हैं, तो आप दोनों अलग अलग थॉट हैं, दोनों अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप इसी कंफ्यूजन के चक्कर में आप कहीं ना किसी टॉपिक को और अच्छे से जानने की कोशिश जो है वो करोगे। इसके अलावा आता है भाई आत्मसत्ताकरण और अनुकूलन का समन्वय, कोरिलेशन ऑफ एजुमिलेशन एंड एडप्शन। देखो, इक्विलिब्रिएशन की प्रक्रिया आत्मसत्ताकरण तथा अनुकूलन के संयुक्त प्रयासों से कहीं ना कहीं संपन्न होती है। बालक नई जानकारी या तो अपनी मौजूदा मानसिक संरचनाओं में समाहित करता है या आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करता हुआ चलता है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको किसी टॉपिक को लेकर पहले जो भी नॉलेज थी, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में बाद में कुछ नई नॉलेज मिलती है जो आपकी पहले वाली नॉलेज से मेल नहीं खाती है, तो या तो आप उस चीज को और जान के अब नई नॉलेज ऐड करोगे, या फिर धीरे धीरे उन चीजों को समझने की कोशिश करोगे। संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करती है, एनकरेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और देखो, इक्विलिब्रिएशन बालक की सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, इसको कहने की डेवलप करने की कोशिश करती है। इसके माध्यम से कहने की बालक क्रमिक रूप से अधिक जटिल संज्ञानात्मक संरचना को कहने की निर्माण जो है वो कर पाता है। अधिगम को सक्रिय बनाती है, मेक्स लर्निंग एक्टिव। भाई देखो, जो इक्विलिब्रिएशन होता है ये कहने की भाई सीखने की प्रक्रिया को कहने की बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। इसके जरिए कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को सीखने और सोचने समझने में कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है वो लगाते हैं। विकास की सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, जो विकास होता है ना वो ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए होता है, विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है। कहीं ना कहीं आप हमेशा ही जिंदगी भर कहीं ना कहीं नई नई चीजों को लाइफ में सीखते हुए चलते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आज आपने कुछ सीखा और आपका खत्म हो गया, उसके बाद कभी नहीं सीखोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में आप नई नई चीजों को देखते हो, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीजों को सीखते हो चलते हो। ठीक है, लास्ट में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन, ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है भाई उसका नाम है आत्मसत्ताकरण एवं अनुकूलन या फिर एजुमिलेशन एंड एडप्शन। सबसे पहले इसका परिचय और फिर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इस शब्द का सबसे पहले मीनिंग भी हमें समझना पड़ेगा। ये एजुमिलेशन या फिर आत्मसत्ताकरण का क्या मीनिंग होता है, और ये अनुकूलन या फिर अकोमोडेशन का क्या मीनिंग होता है। तो देखो, आत्मसत्ताकरण का मतलब होता है जब बालक नई जानकारी को अपनी पहली से मौजूद मानसिक संरचनाओं में बिना बड़े परिवर्तन के जोड़ लेता है। मतलब उसके पास एक पहले से किसी टॉपिक की नॉलेज थी, बाद में से एक नई नॉलेज मिली उसी टॉपिक से रिलेटेड, उनने क्या करा, उस नॉलेज को सीधे ऐड ऑन कर लिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, आत्मसत्ताकरण या फिर एजुमिलेशन। फिर आता है अनुकूलन या फिर अकोमोडेशन। ये क्या होता है, तो देखो, जब बालक की नई जानकारी के अनुसार अपनी पुरानी वाली मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन करता है या नई संरचनाओं को विकसित करता है। मतलब पहले किसी टॉपिक को लेकर उस पर जो भी नॉलेज थी, अब उसे एक नई नॉलेज मिली उस टॉपिक को रिलेटेड, तो उसने क्या करा, पहले वाली नॉलेज को हटा दिया और नई नॉलेज उसके अंदर अपनी ऐड कर ली। इसे क्या कहा जाएगा, अनुकूलन। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उन प्रमुख बिंदुओं को भी एक बार देख लेते हैं, वो की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है भाई आत्मसत्ताकरण पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। एजुमिलेशन इज बेस्ड ऑन प्रीवियर एक्सपीरियंस। मतलब पहले की क्या जानकारी थी उसी जानकारी में ना छोटे मोटे चेंजेस कर दिए, उसी को कहीं ना कहीं मैंने आत्मसत्ताकरण जो है वो कह दिया। ठीक है, आत्मसत्ताकरण में बच्चा कहीं ना कहीं नई स्थितियों को अपने पुराने ज्ञान के आधार पर कहीं ना कहीं समझने की कोशिश जो है वो करता है। ठीक है, मैं पहले से मानसिक धारणाओं का उपयोग करके नई जानकारियों को फिट करने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं सीखता है। अब आता है भाई अनुकूलन से ज्ञान में सुधार और संशोधन होता है। एडप्शन लीड्स टू इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज।
मतलब भाई मेरी जो भी नॉलेज है किसी भी टॉपिक को लेके, पहले जो भी नॉलेज हुआ करती थी, बाद में जब मेरे को उस टॉपिक के बारे में और कुछ नॉलेज मिली तो मैंने क्या करा, पहले वाली नॉलेज के अंदर भाई चेंजेस करे कि भाई नहीं, अब पहले मुझे ये पता था बट अब यहाँ पे चीजें गलत है, ये चीजें नई नहीं है, अब मुझे इसे अब ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब उनके अंदर क्या करने की कोशिश करते हैं, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, संशोधन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब बच्चा पाता है कि उसको पुराना ज्ञान नई जानकारी को सही तरह से समझने में सक्षम नहीं है, तब वह क्या करता है, अपनी सोच में बदलाव करता है। इस प्रक्रिया में कहने की पुरानी गलत धारणा को क्या करता है, सुधार करता है, और उसमें कहने की नई नई चीजों को एड ऑन करता है। दोनों प्रक्रिया संतुलन बनाए रखती है, बोथ प्रोसेस मेंटेन इक्विलिब्रेशन। दोनों ही प्रक्रियाएं सही है, दोनों प्रक्रिया कहने के संतुलन बनाने का काम करती है। आत्मसत्ताकरण कह लो या फिर अनुकूलन कह लो, दोनों ही कहना कि भाई मानसिक संतुलन बनाए रखने का काम जो है वो करती है। इसके अलावा आत्मसत्ताकरण से अधिगम सरल और तेज होता है। लर्निंग इज इजियर एंड फास्टर थ्रू एसिमुलेशन। तो भाई जो आत्मसत्ताकरण होता है इसके जरिए जल्दी कहीं ना कहीं बच्चा सीखने की कोशिश जो है वो कर सकता है। इसके अलावा अनुकूलन से नवीन समझ और तर्क शक्ति विकसित होती है। एडप्शन डेवलप न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई सोच नई धारणा बनाने का काम करती है एडप्शन। जबकि आत्मसत्ताकरण कहने की पुरानी धारणा पे बेस्ड है, पर नई धारणा चाहिए, नई सोच चाहिए, नया तर्क चाहिए, तो कहने की अनुकूलन ज्यादा बेनिफिशियल होती है। फिर आता है दोनों प्रक्रियाएं विकासात्मक परिवर्तन लाती है। बोथ प्रोसेस ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट चेंज। देखो इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से कहने की बच्चा लगातार अपने ज्ञान का विस्तार करता है। जब नई नई परिस्थितियां नई नई सिचुएशन से वो बच्चा गुजरता है तो वह पुराने और नए ज्ञान के बीच कहने की समन्वय स्थापित कर लेता है। ये एग्जांपल लिख करके एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, एक कंक्लूजन ऐड कर देना, निष्कर्ष कर देना, वो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट टॉपिक आता है भाई निकटवर्ती विकास क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे परिचय देख लेते हैं और यहाँ पे अर्थ समझ लेते हैं या फिर मीनिंग समझ लेते हैं। और देखो निकटवर्ती विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा लेव वैगोसी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वैसे देखो इस टॉपिक के बारे में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, ZPD के बारे में, तो मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में ज्यादा कुछ जानने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को टॉपिक समझा देता हूँ। ठीक है, ZPD वैसे हमने ऊपर देख चुके हैं, बट इसके क्या प्रमुख बिंदु है एक बार दोबारा मैं आपको यहाँ पे समझा ही देता हूँ। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान और संभावित विकास के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल ग्रोथ। और देखो आज मैं कितना डेवलप हूँ, आज मैं कितना विकसित हूँ, अब भविष्य में मेरे अंदर कितना पोटेंशियल बचा है, मैं कितना आगे जाके डेवलप हो सकता हूँ, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है ZPD। ठीक है, बच्चे की वर्तमान वास्तविक क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच का जो डिफरेंस है उसको ZPD कहा जाता है। वर्तमान क्षमता वह है जो बच्चा बिना किसी सहायता के कर सकता है, ठीक है, जबकि संभावित क्षमता वह है जो किसी मार्गदर्शन या सहायता से कर सकता है आगे जाके। ठीक है, फिर आता है सामाजिक अंतः क्रिया पर आधारित अधिगम, लाइक लर्निंग बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन। तो देखो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा दूसरों के बिहेवियर से, दूसरों की बातचीत से कहीं ना कहीं सीखता है, उनके सहयोग से कहीं ना कहीं सीखता है, उनके एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं चीजों को सीखता है। ठीक है, फिर आता है भाई रोल ऑफ स्कॉप फोल्डिंग। तो देखो स्कॉप फोल्डिंग वह स्थायी सहायता है जो कहीं ना कहीं मतलब कुछ समय के लिए किसी बच्चे को पुश करने के लिए दी जाती है, टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फिर उसके किसी भी गाइड के द्वारा। ठीक है, और जब वो बच्चा उसकी चीज को करने लग जाता है तब उसके पीछे से पुश जो है वो जो चीज है उसे हटा लिया जाता है। लाइक गाड़ी चलाने ही देख लो, बाइक चलाने जाता है, आप ये थोड़ी कि आप जो आपको बाइक चलाना सिखा रहा है वो हमेशा आपको सिखाता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ समय के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, जैसे आप सीख जाओगे तब फिर आप अपने आप चलाने लग जाओगे, है ना। तो ये कुछ समय के लिए जो हेल्प की जाती है इसी को कहने की स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है शिक्षक की मार्गदर्शक भूमिका, गाइडिंग रोल ऑफ द टीचर। तो देखो ZPD में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है। वह कठिन विषयों को सरल भागों में कहने की डिवाइड करता है, सही दिशा देने का काम करता है। इसके साथ साथ कहने की बच्चों की गलतियों को सुधारने के भी कहीं ना कहीं मदद जो है वो करता है। तभी तो बच्चा कहने की इंप्रूव होगा, तभी तो बच्चा कहने की डेवलप होगा। अगर उसकी गलतियों को बार बार उसको सजा दी जाएगी तो बच्चा फिर भाई जो करना ही छोड़ देगा, है ना। सहपाठी अधिगम का महत्व या फिर सिंपली इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर लर्निंग। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर लर्निंग क्या होता है, आपके आसपास का सर्कल, आपके जो एनवायरमेंट, आपकी जो फ्रेंड्स का जो सर्कल है वो कैसा है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, अपने यारों से भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो आपका भी एक अच्छा नेचर जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा। लास्ट पॉइंट आता है भाई आप लोगों का, संज्ञानात्मक विकास को गति प्रदान करता है, एक्सेलरेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और देखो ZPD बच्चे की सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान क्षमता को विकसित करता है। वो जो ZPD है ना वो बच्चों की सोचने, तर्क करने और समस्या के समाधान करने की क्षमता को कहने की डेवलप करने का काम करता है।
ये उससे उसकी वर्तमान सीमा से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर उच्च स्तर की समझ तक कहीं ना कहीं पहुंचाता है। ठीक है, जिससे उसका समग्र मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं तेज हो जाता है। इसके साथ साथ लास्ट में एक एग्जाम्पल लेके पढ़े, आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। लास्ट में निष्कर्ष, लास्ट में कंक्लूजन, आप लोगों को क्वेश्चन पे कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करा दिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स है तो नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाई व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल से भी आप लोग नोट्स वहां से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।